नमस्कार, पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड में आज हम आ पहुँचे हैं मधु किश्वर जी के घर। मधु जी, आपका हार्दिक स्वागत है पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड में। बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मधु जी, जैसा कि हमको ट्विटर पर आपके वीडियोज़ में देखने को, सुनने को मिलता रहता है कि आपके मन में डेमोक्रेसी को लेकर बहुत सी बातें हैं, जो अमूमन मेनस्ट्रीम मीडिया है, मेनस्ट्रीम थिंकर्स हैं, उनसे काफ़ी अलग हैं आपके विचार। तो इसीलिए आज हम डेमोक्रेसी पर आपके विचार जानना चाहते हैं और डेमोक्रेसी पर भी आपके वह विचार जानना चाहते हैं, जो थोड़े से पॉलिटिकली इनकरेक्ट हैं आज की दुनिया में। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि डेमोक्रेसी को आप एक कैसा सिस्टम समझती हैं? थोड़े से पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं, बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि द फारेस्ट पीपल गो, ज्यादा से ज्यादा जो लोग थोड़ा बहुत क्रिटिक करेंगे डेमोक्रेसी का, जिस जैसी डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं केवल भारत में नहीं दुनिया भर में, जहां जहां इस बीमारी ने अपने पांव फैलाए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कहेंगे इट्स नॉट परफेक्ट बट इट्स द बेस्ट अमंग वेरी बैड सिस्टम्स। मैं कहती हूँ नहीं, इट्स अमंग द वर्स्ट इन हिस्ट्री। जितने अन्याय और जितनी ज्यादतियां डेमोक्रेसी ने की हैं, डेमोक्रेसी के नाम पे, जिस किस्म से सोशलिज्म के नाम पे, वर्किंग क्लास के नाम से, वो शायद किसी और ने किसी और आ, तलवार का सहारा लेके नहीं की। सबसे पहली बात, इसके क्लेम्स बहुत पायस हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, कितना अच्छा लगता है ना। अच्छा, वेस्ट के आप देखेंगे नारे हमेशा बहुत आ, प्रभावशाली होते हैं, पर अंदर से खोखले ही नहीं, मिसलीडिंग भी। और जो क्लेम है और जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत भारी अंतर होता है। और ये बुनियादी प्रॉब्लम है इब्राहिमिक कल्चर से आई सभी आइडियोलॉजीज की, क्योंकि इब्राहिमिक कल्चर की जो सोच और उपज है वो बहुत ही प्रेडिटरी है। नाटक कुछ और करना, जैसे अंग्रेज कहते थे वो भारत में सिविलाइजिंग मिशन के लिए आए हैं, और करके क्या गए, हमारा खून पी के गए, चूस के गए, यहाँ कंकाल, नर कंकाल छोड़ के गए, इस देश को जिस बदहाली में छोड़ के गए। पर दे कन्विंस देमसेल्व्स एंड मेनी फूलिश इंडियंस कि वो यहाँ सिविलाइज करने आए थे। तो ये जो इम्पोजिशन है डेमोक्रेसी, सबसे पहले तो कहाँ से कौन सी चीज आती है उस हिसाब से उसके जैसे बीज है तो फल वैसा ही होगा ना। डेमोक्रेसी को आप भारत का इम्पोजिशन मानते हैं? वो टोटल किसने, ये कॉलोनियल टाइम्स में आई, अंग्रेजों ने ये थोपी। वो भी किस समय थोपी, जब स्वतंत्रता आंदोलन एक शिखर पर पहुंच रहा था, और उन्होंने फिर खुद भी मानते हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया सेफ्टी वॉल्व कह के कि अपनी भड़ास निकाल लेंगे। तो ह्यूम साहब ने ये प्लेटफॉर्म खड़ा करवाया अपने कुछ चहेतियों से, और उसके बाद कि धीरे धीरे हम तुम्हें ट्रेन करेंगे सेल्फ गवर्नेंस में। उनका ये सारा प्रोपेगेंडा था अंग्रेजों का कि भारतीयों को और विशेषकर हिंदुओं को तो गवर्नेंस आती ही नहीं है, ये तो गुलाम ही रहे हैं हमसे पहले, मुगलों के थे उससे पहले, जो भी आया आक्रांता उसके गुलाम होके बैठ के, इनको गवर्नेंस आती नहीं है, हम इनको सिखाने आए हैं, ये अनसिविलाइज्ड है, इनको छुरी कांटे से खाना भी नहीं आता, उनके लिए तो सिविलाइजेशन के वही मायने होते हैं। तो उन्होंने डेमोक्रेसी एक लिमिटेड उसका रूप देके कि आपको रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस में कुछ एक हिंदुस्तानियों को भी शामिल करेंगे। उसमें ये था कि इतनी पढ़ाई है, इतनी प्रॉपर्टी है, जिसकी इतनी प्रॉपर्टी है और जितनी पढ़ाई है उसको वोट मिलेगा। और सब चाटुकार बन गए उस डेमोक्रेसी के। ये नहीं कहा कि आप कौन होते हैं तय करने वाले, कौन शामिल होगा कौन नहीं, उसकी कितनी पढ़ाई हो, वो भी अंग्रेजी छाप वाली पढ़ाई। ये नहीं कि आप गुरुकुल के बहुत बड़े संस्कृत स्कॉलर हैं तो उसको वो पढ़ाई मान लेंगे, आपकी बीए की सर्टिफाइड डिग्री है कि नहीं, अ, उसी को वो पढ़ाई मानते थे। और सब हिंदुस्तानी अ, चल पड़े उस दिशा में ये सोच के कि अब हम ट्रेन होंगे, और जब हम फ्रीडम कभी मिलेगा तो हमें इंस्टीट्यूशंस चलाने की क्षमता आ जाएगी तब। और वो इंस्टीट्यूशंस जो कि हमें
कुचलने के लिए, हमारा खून चूसने के लिए बनाई गई थी, उन इंस्टीट्यूशंस को कैसे चलाना है, ये ट्रेनिंग अंग्रेज हमें देना चाहते थे। उन्होंने शुरू कर दी। जो मैकॉले पुत्र बनाए थे और पुत्रियां बड़ी खुशी से लग गए उस रास्ते पे। अच्छा, इससे पहले कि हम भारत की और बात करें, सिर्फ डेमोक्रेसी की करते हैं, ये बेस्ट केस एग्जांपल्स ले लेते हैं। कुछ एक दशक, 2-3 दशक पहले तक ये माना जाता था कि डेमोक्रेसी के जो सबसे सक्सेसफुल मॉडल्स हैं और उनको स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को माना जाता है। बहुत पीसफुल हैं, बहुत अच्छे से स्त्री पुरुष भी शामिल हो गए और क्राइम रेट बहुत लो है, वगैरह वगैरह कई सारी बातें, और सेल्फ गवर्नेंस का उनका कल्चर, ये आदर्श माना जाता था। लेकिन ये ढकोसला तभी तक चल पाया, चला कुछ दशक तक, पर ये मत भूलिए कि स्त्रियों को वोट करने में स्वीडन वगैरह ने भी बहुत समय लगाया था। वो तैयार नहीं थे, तो क्या भी डेमोक्रेसी रही होगी। खैर, चली, पर तभी तक जब तक यहाँ बहुत सब्सटैंशियल संख्या में इस्लामी वहां नहीं आ गए माइग्रेंट्स की तरह, कुछ रेफ्यूजी बनकर, कुछ लेबर बनकर, कुछ उन्होंने बुलाया क्योंकि उनके पास एजिंग पॉपुलेशन थी और काम करने वाले लोग नहीं, तो पहले ये सोच के कि आके हमारा छोटा मोटा काम कर देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पांव जमाए, अच्छा, हिंदू समाज के लोग जब भी कहीं भी जाते हैं माइग्रेंट बन के, तो कभी बवाल नहीं मचाते। दे आर मोर लॉयल देन दी नेटिव लॉयल सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। और हम फख्र करते हैं कि हम बहुत लॉ एंड ऑर्डर वाले हैं, हम कहीं क्राइम रेट में हिंदू नहीं पकड़े जाएंगे, आपको बहुत कम होगा कि हिंदू क्रिमिनल आपको मिले अमेरिका की या जर्मनी की जेलों में। कुछ एक मजहबी तो बहुत भारी संख्या में होते हैं, और हम देखो कमाई भी अच्छी करते हैं, मेहनत भी अच्छी करते हैं, उनसे भी ज्यादा अच्छी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही जहां जहां इस्लामी गए, वो डेमोक्रेसी का सारा ताना बाना क्रैश होने लगा। स्वीडन में भी, डेनमार्क में भी, हॉलैंड में भी, जर्मनी में भी, ये नहीं संभाल पा रहे। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ कि कुछ दशक तक चली जर्मन जर्मन डेमोक्रेसी, या फ्रेंच भी उसका एक तामझाम था, या स्वीडन या डेनमार्क? उसका बड़ा कारण था कि जो डेमोक्रेसी के बुनियादी कुछ अजम्पशंस हैं, वो वहां इसलिए फिट बैठते थे। एक तो स्वीडन छोटा सा देश है, छोटा सा टापू है ना, बहुत छोटी जनसंख्या है, सभी की एक ही भाषा है, मल्टीलिंगुअल नहीं है, एक्सेंट भी सबका एक ही है, मजहब भी सबका एक है, मैं धर्म नहीं कहूंगी, मजहब भी सबका एक है या रिलीजन भी सबका एक है, कल्चर और हिस्ट्री भी कॉमन है, उसमें कोई कंटेंशन नहीं है। जैसे भारत की हिस्ट्री में तो इतने बवाल मचे हुए हैं कि हमारी हिस्ट्री हमको डिवाइड करे जा रही है, वहां ऐसे अपने इतिहास के बारे में इस तरह के बवाल नहीं है। फिर सिविलाइजेशनल कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, समाज में ओवरऑल कंसेंसस था, और देश की सुरक्षा के लिए क्या उपाय रखने चाहिए उसमें भी कंसेंसस था। नॉट एवरी इशू वाज अप फॉर डिबेट, डिस्कशन एंड चैलेंज, जो हिंदुस्तान में हो रहा है। ठीक भी मारो तो 10 ऑपोजिशन वाली पार्टियां खड़ी हो पड़ती हैं कि ठीक ठीक नहीं थी, वहां ऐसा नहीं था। जब तक मोनोलिंगुअल, मोनोकल्चरल, मोनो सिविलाइजेशनल एंटिटीज वहां, और छोटी पॉपुलेशन, टाइनी पॉपुलेशन, वहां चल पड़ी बात, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं लोगों को और अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल्स थोड़े बहुत किए, तो कुछ देर तक वो अच्छी चली नौटंकी। लेकिन अब उतार तार होने लगी। जैसे ही बाहर के लोग आए,
तो उन्होंने अपने उदार दिल से, क्योंकि डेमोक्रेसी की उदार नौटंकियां बहुत होती हैं, है ना, कि सब एक से हैं और हमारे मेन स्ट्रीम कल्चर में शामिल हो जाएंगे, हम डाइवर्सिटी प्रिंसिपल को ऑनर कर रहे हैं, हम किसी के साथ मतभेद नहीं करते, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ वगैरह वगैरह। अब जो इस्लामी है वो तो नहीं मानते, ना आपके मजहब को मानते, वो कहते हैं केवल हमारा, ना आपके कानून को मानते, वो कहते हैं केवल कुरान, पहले कुरान फिर आपका कानून देखेंगे। और किसी भी बात पे समझौता उनका संभव ही नहीं है। वो खुद नाम कहते हैं, भारत मुसलमान कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जाए भाड़ में, हमारी कुरान पहले। कभी नहीं कहने को तैयार कि आपका संविधान, आपके कानून हम पे लागू हो सकते हैं, नहीं, हमारा कुरान जहां तक की इजाजत देगा वो ही। अब जैसे ही वो पहुंचते हैं तो खत्म, डेमोक्रेटिक कंसेंसस बन ही नहीं पा रहा, बल्कि इतना बुरा हाल है कि वो सोसाइटीज आजकल जो बहुत पीसफुल स्टेबल मानी जाती थी, बिल्कुल ट्रोमैटिक फेज से गुजर रही है और झेल नहीं पा रही। उनके पास वेपन्स भी नहीं है, हम तो फिर समझते हैं थोड़ा बहुत इनसे कैसे डील करना है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। और अभी भी वो अपनी लिबरल और वो अपनी जो विचारधारा है उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको मेन स्ट्रीम में लाओ, इनके साथ ये करो, इनको वो दो। कोई काम नहीं कर, कोई काम नहीं, इतनी वेलफेयर स्टेट है, सब कुछ है, सब करके देख लिया। उनको सोने से तोल दो, हीरो से भी तोल दो, वो नहीं तोलने को तैयार। वो कहे हाँ वो तो दो, वो तो हमारा हक है, पर मारेंगे तुम पे पत्थर और ग्रेनेड ही। हमारे पास जो देने को है वो वही है, तुमसे नफरत। क्यों? क्योंकि आप कन्वर्ट नहीं हो रहे, इस्लामी हुकूमतें आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी बहुत जल्दी डेमोग्राफी के आगे घुटने टेक देती है। जैसे ही नंबर गेम बदली तो फिर दो क्लेम ये होता है कि डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल राइट्स, कम्युनल राइट्स नहीं होते, है ना, सिटीजनशिप राइट्स, ये तो उसके क्लेम्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स। लेकिन जब वो समाज जो पहले अपने सोसाइटल कल्चरल राइट्स को, दे कुड टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि हमारी चर्च में तो लोग जाएंगे, क्रिश्चियन मान्यताओं के आधार पे हमारा समाज है, जैसे संडे को छुट्टी होती है, ये तो क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार है, पर इनको तो वो संडे की कोई अहमियत नहीं है, तो जुम्मे के जुम्मे अपने वीकली ऑफ चाहेंगे ना। The point that I'm trying to make is that यहाँ individual rights versus community rights का जो फिर शुरू हो जाता है, और डेमोग्राफी और इस्लाम ने बहुत ये बढ़िया तरीका अपनाया है। अब तलवार लेके जाने की जरूरत नहीं, थोड़ी बहुत हिंसा करो, टेरर अटैक, 5-10 बॉम्ब हर महीने चला दो, उनके पास बड़ी सरप्लस पॉपुलेशन है जो हूरों के पास जाने के लिए हर वक्त तैयार है, तो वो डेमोग्राफी बदलना शुरू कर देते हैं। एक एक व्यक्ति के 8-8 बच्चे हैं और वहां एक एक बच्चे वाले भी नहीं है। और डेमोग्राफी जैसे ही बदली तो डेमोक्रेसी बिल्कुल कब्जे में आ गई, सबवर्ट हो गई। और जो जिस समाज में आप गए थे, जो होस्ट कंट्री है, उसकी तबाही का बहुत अच्छा कारण बन जाता है। वो बैलेट के जरिए ही कर रहे हैं, बैलेट के जरिए ही कर रहे हैं। इस पे मैं और भी बातें बाद में करूंगी, बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि हर जगह डेमोक्रेसी को आज अगर इस्लाम खतरे में डाल रहा है, वो डेमोग्राफी के माध्यम से, डेमोग्राफिक इन्वेजन के माध्यम से, चाहे भारत है, चाहे यूरोप है, और चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां भी वो तैयार है कि शरिया लागू करो। और हम 5% हो गए, अब 10 हो गए, 10 से 30 बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा, 30 से 90 तो फिर हमारा अधिकारी बन जाता है। मैंने जैसे कहा कि डेमोक्रेसी कब लाए अंग्रेज, डेमोक्रेसी तब लाए जब हमारी फ्रीडम मूवमेंट, जिसमें हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में, तब इन्होंने ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की या कांग्रेस को सेटअप करने की कोशिश की। और तुरंत उसी के साथ साथ भूलिए ये भी मत
सेंसस में कास्ट इन्वेंट कर दी। हमारे यहाँ कास्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हमारा है भी नहीं। जो जाति या वर्ण व्यवस्था थी, उसको इन्होंने कैसे कास्ट में तब्दील करके कास्ट वॉर का सारा नैरेटिव बना दिया। आर्यन इन्वेजन थियरी लाके शेड्यूल कास्ट इजाद कर दिए, बैकवर्ड कास्ट जिनको कुचला, जैसे किसानों को कुचला, उनका खून पिया, इतना शोषण किया, और फिर कहा किसान जितनी जाति है उनको कहा ये बैकवर्ड कास्ट है। हमारे देश में तो हमने कभी किसी किसान को बैकवर्ड समझे हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये कहा जाता था खेती उत्कृष्ट, व्यापार मध्यम, चाकरी नखिर, सबसे घटिया काम है चाकरी। और अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ये हो गया चाकरी सबसे, एक चपड़ासी की नौकरी बेहतर है किसानी से, ये हालत बना दी। तो इन्होंने जो जिन जिन कास्ट की सबसे ज्यादा बदहाली की, इंडस्ट्रियल क्लासेस हमारी जो थी, प्रोडक्टिव क्लासेस थी, उन सबको बैकवर्ड कर दिया, क्योंकि उनको कुचल डाला, इतना गरीब कर डाला। और गरीब आदमी वैसे ही, या स्त्री बैकवर्ड लगने लगती है, और फिर अंग्रेजी तो वो सीख ही नहीं पाए बेचारे। हाँ, तो कास्ट वॉर, सेंसस में नई नई कास्ट का इजाद करना, लोगों को समझ भी नहीं आता था कि ये जो जानना चाहते हैं सेंसस में कैटेगरी में कि इसका मतलब क्या है। जैसे इन्होंने हिंदू मुस्लिम कैटेगरी भी जब शुरू की, रिलीजन बताओ। आपको मालूम होगा कि मेवात में जहाँ म्यो समुदाय रहता था, पहले वाले सेंसस में बहुतों ने वो नहीं कह पाए कि हम मुसलमान हैं, हिंदू मुस्लिम किसी ने लिख दिया, बहुतों ने लिख दिया हिंदू मुस्लिम दोनों, क्योंकि उनकी अपनी महाभारत थी और कन्वर्ट हुए थे, पर पूरी तरह से ब्रेन वॉश नहीं हुए थे। और फिर जब कॉलोनियल हुकूमत ने इन्हें उस तरफ धकेला और तबलीगियों को वहां पहुंचा दिया, तो वो फिर कट्टर, धीरे धीरे कट्टर मुसलमान बनने लगे। तब तक ये था ही नहीं। मैंने कहा ना कि 40 साल पहले तक भी महाभारत के गीत गाया करते थे। इट वॉज पार्ट ऑफ द कल्चर। महाभारत की कहानियां, महाभारत के किस्से, दैट वॉज पार्ट ऑफ द मेयो कल्चर। आज आप जाके महाभारत का नाम लीजिए तो सर तन से जुदा हो जाएगा। तो आप देखिए डेमोक्रेसी ने क्या किया, या अंग्रेजों ने हुकूमत इसी तरह। फिर ब्राह्मण को सबसे इविल है तो एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट शुरू कर दी डेमोक्रेसी के नाम पर। शुरू किया बैकवर्ड कास्ट की तरफ से, पर आर्यन इन्वेजन थियरी जो इनकी लाई हुई मिस्चिफ थी, और फिर बैकवर्ड कास्ट को खड़ा कर दिया सो कॉल्ड अपर कास्ट के, जो कि हजारों साल तक ये सब जातियां अपनी विभिन्न भाषाएं, अपने विभिन्न कल्चर, अपनी प्रथाएं, बिलीफ सिस्टम्स के साथ कोएग्जिस्ट किए थे। कभी किसी ने किसी को इस तरह ऊंचा नीचा नहीं समझा था। आप रामायण में ही पढ़ लीजिए, कितनी अलग अलग विभिन्न जातियों से श्री राम के, प्रभु राम के इंटरेक्शन होते हैं, जो आज बड़ी बैकवर्ड है, एससी है, एसटी है। वहां तो कोई भी ऐसा नहीं था कि ये एसटी है, सब गले लग रहे हैं, सभी के साथ स्नेह का, आत्मीयता का रिश्ता है, एक राजा का भी। केवल ये नहीं कि प्रजा के स्तर पर इन्होंने सबको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये डेमोक्रेसी की सबसे पहली गिफ्ट थी। और हिंदू समाज ने बड़े आराम से उस उस फरेबी नैरेटिव को आत्मसात कर लिया। और उनके लिए फरेबी नैरेटिव इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कन्वर्जन में बहुत काम आता है। अगर आप ये नहीं किसी को ब्रेन वॉश करोगे, अरे तुम पासवान, तुम तो एससी थे, तुम तो एससी हो, तुम्हारे साथ तो भेदभाव होता है, तो पासवान क्रिश्चियन क्यों बनेगा या मुसलमान क्यों बनेगा। पर ये भूल गए कि पासवान तो मार्शल कम्युनिटी थी, रजवाड़ों की फौज में ये सेनापति हुआ करते थे। देवर अ मार्शल कम्युनिटी, और रजवाड़ों में ये सैनिक हुआ करते थे, कमांडर्स हुआ करते थे। तो आप कैसे कह सकते हैं किसी आज इंडियन आर्मी के किसी कर्नल को या कैप्टन को कहो तो बैकवर्ड है, तो गाली देगा, थप्पड़ मारेगा, है ना। तो यही होता, अगर किसी को 300 साल पहले किसी पासवान को कहा जाता तो बैकवर्ड है, तो वो घूसा मारता ना। दे एक्सेप्टेड इट कि हम ऐसी हैं, क्योंकि फिर कोटा से जोड़ दिया तोड़ने का। तो ये तोड़ने का काम किया। अभी चलिए, अंग्रेज
हमारे को तो बहुत ही विकृत रूप में देके गए डेमोक्रेसी, पर अपने देश में क्या हाल है? छोटा सा टापू है, ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहते हैं, उसके साथ चुटके चुटके और टापू जुड़ जाते हैं, टाइनी 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 स्पेक्स इन द ओशन। और यहाँ पे भी कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट पे कितने 300-400 साल वॉर्स रहे, और डेमोक्रेसी उन वॉर्स को नहीं सुलझा पाई, इसीलिए नॉर्दर्न आयरलैंड अलग देश बन गया। हजारों लाखों लोग मर गए, शहीद हो गए इन वॉर्स में, ये डेमोक्रेसी उसका इलाज नहीं ढूंढ पाई ना। एक छोटा सा कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट को ये नहीं झेल पाया। और यहाँ आप देखिए, हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में कितने पंथ आए गए, बनते गए, सब समावेश होते गए। ये एक कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को भी नहीं झेल पाए अपनी डेमोक्रेसी के अंदर, उसका भी निदान नहीं कर पाए। स्कॉटलैंड भी अपनी अलग पहचान, वेल्स भी कहता मैं हूँ पर नहीं हूँ आपके साथ पूरी तरह, सिर्फ एक्सेंट का फर्क है ना, है ना। आयरलैंड बिल्कुल ही अलग हो जाता है, नॉर्दर्न आयरलैंड अलग, सदर्न आयरलैंड अलग, क्यों? एक कैथोलिक है, एक प्रोटेस्टेंट है। जब ये उस छोटे से टापू में, आइलैंड में डेमोक्रेसी नहीं चला पाए, या वहां की जो इंटरनल समस्याएं नहीं हल कर पाए, तो भारत में आप सोचिए क्यों लाई गई डेमोक्रेसी? लाई गई फॉल्ट लाइंस क्रिएट करने के लिए, जो फॉल्ट लाइंस कभी थी नहीं। अब महाभारत भी पढ़िए, तो कितनी दूर दूर की जातियां जिनको आजकल मतलब अंग्रेज शेड्यूल ट्राइब, जंगली ट्राइब, ये वो करके चल गए, ये सब राजा, इनकी डायनेस्टीज थी। ये दोनों तरफ से जुड़े, नॉर्थ ईस्ट नागालैंड से लेकर अब जिसको अब अफगानिस्तान कहते हैं, वहां से सारा देश के जितने रजवाड़े छोटे बड़े थे आए, एक कॉमन पर्पस के लिए आए, चाहे युद्ध ही था, है ना, इस तरफ या उस तरफ, धर्म की तरफ या अधर्म की तरफ, पर आए ना। और फिर समझौता भी हुआ, और ऐसा नहीं हुआ जैसे श्री राम श्रीलंका भी गए, वहां पे रावण को मारा, वहां अलग लोग थे, अलग माने थे, पर ये नहीं किया कि अब मैं यहाँ का राजा बन गया हूँ। वहीं उसके भाई को उसका राज्याभिषेक कराया, और एक बहुत प्रेम और सहयोग का रिश्ता लाया। पर आज श्रीलंका और भारत में क्या वो रिश्ता है? नहीं है। आप देखिए ना, एलटीटीई, वो जो सारा एंटी तमिल फसाद, ये अंग्रेजों की देन है, तभी से इन्होंने शुरू किया। तो इंग्लैंड खुद भी आप देखिए कितनी इम्परफेक्ट इनकी डेमोक्रेसी रही। यही नहीं, जब यहाँ एशियन, अफ्रीकन मुस्लिम्स आने लगे, पाकिस्तानी और नाइजीरियंस और मिडिल ईस्ट से, सीरिया से लुट पिट के टर्क्स वगैरह आने लगे, तो क्या हाल है? बदहाली हो चुकी है इंग्लैंड की। इस्लामिक टेक ओवर, कोई दिन वो दूर नहीं है जब बकिंगम पैलेस पे आईसिस का फ्लैग उड़ता नजर आएगा। इन्हीं के पाले इलेजिटिमेट चिल्ड्रन है ना, इन्होंने दे अनलीश दम ऑन अस हिंदूज, जो पार्टीशन करवाया। तो अब देखिए इंग्लैंड का क्या हाल होने वाला है, और डेमोक्रेसी किस तरह कोलैप्स कर रही है, बुरी बुरी तरह कोलैप्स कर रही है। तो जहाँ इतने से टापू में नहीं आप चला पा रहे, तो भारत जैसे विशाल देश में, इतना डाइवर्सिटीज वाला देश, इतनी भाषाएं, और वो भाषाएं या कल्चर्स या रहन सहन या धर्म पद्धतियां अलग अलग, क्यों हजारों साल तक अनडिस्टर्ब्ड चली? हजारों साल तक नागा नागा ही रहे। 20, 30, 40, 50 साल के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज ने वहां जाके नागास को बंदर बना दिया है अंग्रेजों का। मतलब क्या बचा उनका कल्चर? अभी वो ड्रग एडिक्ट्स, वो फटी जीन्स पहन के या डेनिम जीन्स पहन के गिटार पर बजा रहे हैं अंग्रेजी कल्चर में, उसके एक घटिया वर्जन में लिप्त हो गए हैं, या कोई कल्चर तो नहीं बदल, पर वहां पे इंसर्जेंसी चला रहे हैं नागा कल्चर के नाम पे, नागा ट्राइब के नाम पे, एसटी कम्युनिटी
शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पे डेमोक्रेसी में स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारे गले का पत्थर छोड़ गए कि ये अलग है, इनसे अलग थलग ही व्यवहार करना है। यहाँ कोई हिंदू जा ही नहीं सकता नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में विशेषकर। ये बिल्कुल क्रिश्चियन मिशनरीज को भेज दिया, आउटसाइडर्स नहीं जा सकते तो क्रिश्चियन मिशनरी। ये डेमोक्रेसी के फॉल्ट लाइंस क्रिएट करने का सारा कार्यक्रम अंग्रेजों ने किया। इसमें कोई नेक नियति थी ही नहीं। और आप देख लीजिए आज भी हम भुगत रहे हैं। जो जो फॉल्ट लाइंस अंग्रेज छोड़ के गए उसको हमने बढ़ने दिया, हमारे नेताओं ने, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स। उन्होंने इन फॉल्ट लाइंस को इतना बढ़ाया है कि कई बार लगता है जैसे मिनी सिविल वॉर हर जगह चल रहे हैं, और कई जगह चल भी रहे हैं। अब देखिए, डेमोक्रेसी की एक बुनियादी जो जरूरत है कि कुछ इसेंशियल इश्यूज पे एक पूरा कंसेंसस सबका हो। जैसे नेशनल बॉर्डर्स क्या है, कौन अंदर है कौन बाहर है, आप भारत के नागरिक खुद को मानते हैं या नहीं, या आप स्वीडन के नागरिक मानते हैं या नहीं, ये कम से कम फॉर्मली सेटल्ड इश्यूज है। तभी डेमोक्रेसी जिस भी फॉर्म में घटिया बढ़िया चल सकती है। यदि आए दिन कोई भी उठ खड़ा हो सकता है कि मैं तो इंडियन हूं ही नहीं, मैं तो अलग होना चाहता हूँ, मैं तो ये बॉर्डर मानता ही नहीं, ये बॉर्डर तो पाकिस्तान के साथ मिल जाना चाहिए, ये स्टेट तो वहां मिल जाने, कैसे डेमोक्रेसी चल सकती है? फिर आप टेररिज्म का भी इस्तेमाल करें, वो भी डेमोक्रेसी के अंदर ही करें, और वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन है। तो टेररिस्ट भी पॉलिटिकल पार्टीज फ्लोट करके इलेक्शन भी लड़ते हैं, जाके पार्लियामेंट में जाके, असेंबली में जाके अंदर से सबवर्ट भी करते हैं। ये सब हो रहा है, तो वेलनेट सोसाइटी नहीं है छोटी अगर। दूसरा जो बहुत जरूरी है, कल्चर में थोड़ी होमोजेनाइटी हो, जो वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी। तभी मैंने कहा ना, स्वीडन डेनमार्क तभी तक चल पाए जब एक ही कल्चर के, एक ही भाषा के लोग सब छोटी सी टेरिटरी में रहते हैं और किसी बेसिक मुद्दे पे विवाद नहीं है। जो कि अब इन्होंने लेफ्टिज्म, मार्क्सिज्म, वोकिज्म के नाम पर आप देखिए समाज को तोड़ना शुरू कर दिया। जो सोसाइटी जुड़ी हुई थी, और ये एब्राहमिक कल्चर्स की ये मजबूरी है, क्रिश्चियनिटी की मजबूरी है, इस्लाम की मजबूरी है, समाज को तोड़ना और तुरंत एनिमी आइडेंटिफाई कर लेना। भी आपके साथ तो हमारा विरोध है, वो जैसे दुश्मनी वाला। अब कहते हैं डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, पर यदि आप वास्तविकता देखें, या फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एक वोट देने के बाद मेरे पास क्या क्या 2 टके का भी कोई अधिकार बचता है? नहीं। सिर्फ मैं याचिका लेके, पिटिशन लेके जा सकती हूँ। माई बाप प्लीज सुन लीजिए, अपने एमपी के पास या एसएचओ के पास, केवल याचिकाकर्ता के रूप में, पिटिशनर के रूप में, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली करके ना। अब भाषा भी देखिए ना, मैं काहे को फेथफुल हूँ किसी पुलिस थाने की? वो काम करेगा तो सर आंखों पर, नहीं तो मैं द पॉइंट इज इवन द लैंग्वेज इज स्लेविश। और जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, इसमें जितनी अनफ्रीडम्स, जितने अधिकार छीन लिए गए नागरिकों से, समाजों से, वो इससे पूर्व इतिहास में किसी ने नहीं छीने थे। फिर आते हैं डेमोक्रेसी के सबसे बड़े ढकोसले पर, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। पर मेरा मानना ही नहीं, ये आपको अगर आप इतिहास का विश्लेषण करें तो स्पष्ट दिख जाएगा कि तथाकथित डेमोक्रेसीज में, जब से ये डेमोक्रेसी आई है, तो नागरिकों को, आम नागरिक को, आम कम्युनिटीज को इतना नपुंसक बना दिया है, सभी अधिकार छीन लिए, ये कह के कि आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए।
अब वो बैठ के पार्लियामेंट में तय करेंगे आपको कैसे अपना जीवन जीना है। हर चीज में सरकार का हस्तक्षेप है। उदाहरण कुछ देना चाहूंगी आपको, बात हिट करेगी जैसे मुझे हिट करती है, और मेरा तो खून खौलता है डेमोक्रेसी शब्द से। अब देखिए, हजारों वर्ष तक भारत में, जबकि भारत ज्ञान का भंडार ही नहीं था, इट वॉज द विश्व गुरु फॉर सेंचुरीज। हजारों लाखों की संख्या में हमारे विश्वविद्यालयों में, सिर्फ नालंदा तक्षशिला में नहीं, इतने सारे विश्वविद्यालय थे। वहां कहाँ कहाँ से पैदल चल के, चीन से, ईस्ट एशिया से, दूर दराज देशों से लोग आते थे कठिन परिस्थितियों में, और यहाँ शिक्षा ग्रहण करने। और हर गुरुकुल या हर गुरु को, चाहे वो गांव का गुरुकुल था या वो तक्षशिला या नालंदा जैसा बड़ा विश्वविद्यालय या विक्रमशिला जैसा, उनके ऊपर पूरी तरह ये, उनके पास पूरा आ, हर ऐसे शिक्षा केंद्र को पूरी स्वतंत्रता थी अपना क्यूरिकुलम तैयार खुद कर। हर गुरु अपनी शिक्षा पद्धति, किस तरह का ज्ञान उसने देना है, वो अपनी मन मर्जी से करता था। हाँ, शिष्य के पास ये जरूर फ्रीडम थी, वो गुरु का चुनाव करे कि मैं इस गुरु का शिष्य बनना चाहता हूँ। आजकल की तरह नहीं है, एक वो इम्तिहान दो, नीट फीट जो भी है, फिर एक ही इम्तिहान सबने दे दिया, वो जिस मर्जी कॉलेज में ठोक दें, जिस मर्जी सब्जेक्ट में ठोक दें, मतलब आपकी कोई चॉइस तो बची ही नहीं है ना। पर वहां तब थी, आप चूज करते थे अपना गुरु, पर एक बार किया तो उसका अनुशासन है, उसका क्यूरिकुलम है, जो वो सिखाना चाहते हैं आप सरेंडर करेंगे तभी शिक्षा ग्रहण होगी। जब से ये डेमोक्रेसी का ढकोसला शुरू हुआ है, तो क्या आडंबर खड़ा किया है कि देखिए, आप सरकार चुनते हैं, आप एमपी चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, और वो फिर तय करेंगे सरकार कैसे चलनी है, शिक्षा नीति क्या होनी है। और फिर वो अपने मंत्रालयों में बाबुओं द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स द्वारा, या जिनको वो स्पेशलिस्ट मानते हैं, वो क्यूरिकुलम तय करेंगे सारे देश के लिए या कम से कम एक एक स्टेट के लिए। सब एक ही क्यूरिकुलम सबको पढ़ना है, घोड़े को, गधे को, बकरी को, भैंस को, हाथी को, खरगोश को एक ही पढ़ना। ये क्या पद्धति है, मूर्खता की पराकाष्ठा। यूनिफॉर्मिटी इस तरह की, जबकि अ, जब तक हमारी पद्धति, शिक्षा पद्धति अ, दो सूत्रों से आती थी। एक तो गुरुकुल में, आप कहीं गए, या विश्वविद्यालय में, या परिवार में। आप अगर कुम्हार के पुत्र हैं, किसान के पुत्र हैं, तो वो जो सदियों से चली ज्ञान परंपराएं थी एक वीवर की, जो ऐसे ही नहीं है कि भारत में जो बुनकर हमारे थे, जिनको आप टेक्सटाइल इंजीनियर ही नहीं, डिजाइनर ही नहीं, कितनी कलाएं उनमें थी। दे प्रोड्यूस नॉट जस्ट फैब्रिक्स टू वेयर, दे आर्ट वर्क, दे आर्ट पीसेस। कांजीवरम की साड़ी, इक्कत की साड़ी, या बनारसी, हर प्रांत के, दीज आर पीसेस ऑफ आर्ट। और वो तभी संभव था, या आर्किटेक्चर, स्थापत्य शास्त्र में जैसी कलाकारी हमारे स्थापत्यों ने इस्टेब्लिश की हमारी आर्किटेक्चर में। वो एक जनरेशन का आर्किटेक्ट जिसने 3 साल का फटीचर सा कोर्स या 5 साल का फटीचर सा कोर्स स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर दिल्ली में कर लिया हो, वो क्या एक डीडीए का फ्लैट भी अच्छा नहीं बना सकता। वो बनते बाद में पुराने पहले हो जाते हैं, और डब्बे के डब्बे हैं। जो आर्किटेक्चरल वंडर्स बनाए या टेक्सटाइल वंडर्स बनाए, ये इसलिए कि ये ज्ञान परंपरा परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों साल तक चली। वो स्पेशलाइजेशन, वो आपके डीएनए में चले जाती है, वो हुनर, एस्थेटिक सेंस, और कितनी कलाएं उसमें शामिल है। अब जब तक इन परंपराओं में या गुरुकुल में, या जहाँ कोई राजा महाराजा नहीं बताता था कि आपको क्या पढ़ाना है, हर गुरुकुल तय करता था और हर परिवार तय करता था उसने अपने बच्चे को किस चीज में, हुनर में, किस हुनर में माहिर करना।
है ना? तो फ्रीडम थी हर फैमिली को, क्या पढ़ाना है, क्या संस्कार देने हैं, किस भाषा में बात करनी है, कितने घंटे उसने काम करना है, कितने घंटे उसने ध्यान करना है, कितने घंटे उसने धार्मिक शिक्षा लेनी है। और उन परिवारों में कभी कोई लफंगा या अनएम्प्लॉयड पैदा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि बचपन से ही हुनर हो जाते थे और संस्कार जुड़े होते थे। आप कोई वीवर है, चाहे मोची है, चाहे कोई है, पहले पूजा करेंगे इष्ट को, हथियारों अपने औजारों की, और ईश्वर से जोड़ के, दैवी शक्ति से जोड़ के हर काम करना, वो संस्कार जो कोई लुच्चे लफंगे या जिसको आप कहेंगे अनएम्प्लॉयबल होते ही नहीं थे ना हमारे यहाँ। किसान भी फसल पहले मंदिर में ले जाएगा, अपने इष्ट को देगा, फिर कहीं बाजार में लेके जाएगा। सो एवरीथिंग हैड अ सेक्रेड टच टू इट। अब आपने सेक्युलर एजुकेशन जो ब्यूरोक्रेट्स तय करते हैं, या मास प्रोडक्शन जो है हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस की, यू नो दे लाइक सॉसेज फैक्ट्रीज। सॉसेज क्या होती है? सब एक जैसी आती है निकलती मशीन में से। ऐसे brain dead people by the time you come out of schools and colleges. The point is the government has taken full monopoly over it. और हमारे बच्चों को झूठा इतिहास पढ़ा रहे हैं, फरेबी इतिहास पढ़ा रहे हैं। हमारा कोई हक ही नहीं है कहने का। एक चैप्टर बदलना है तो दसियों साल की मुहिम चलती है कि आपने ये कैसा झूठ बोल दिया, आक्रांताओं के बारे में, उनको हीरो कैसे बना दिया, और हमें हिंदू समाज कुरीतियां ही कुरीतियां हैं, उसके अलावा हिंदू समाज में कुछ है ही नहीं। ये कैसे आपने नैरेटिव चलाया? या आज भी हम इतने साल बाद भी इसको फिक्स नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट मोनोपोली है, और गवर्नमेंट में चुनावी राजनीति के चलते गलत किस्म के लोग ज्यादा पहुंच जाते हैं। उसकी भी मैं 5 मिनट में बात करती हूँ, पर इसका देखिए, तो आपकी एजुकेशन आपके हाथ में नहीं है, कचरा आपके बच्चे को सिखा रहे हैं। अब तो जिस तरह की वोक आइडियोलॉजी आ गई है कि बच्चे को हक है चुनने का कि वो लड़का है लड़की है, अपने बॉडी को री इंजीनियर करवा ले, ये सब बता रहे हैं। तो पेरेंट्स आउट हो गए, संस्कार भी नहीं आप दे सकते, क्योंकि बच्चे ने कोई बात कह दी ऐसी, तो उसको उसके ऊपर गाज गिर जाती है कि आपने ये कह कैसे दिया। इसके साथ आप देखिए हेल्थ केयर, माँ पिता दादी नानी हमारे घर में स्टेशन वैद्य होते थे। 90% से ज्यादा बीमारियों का इलाज हमारे दादी नानी के नुस्खे करते थे। हमारे हर घर की जो रसोई घर जिसको बोलते हैं पाकशाला, वो एक वैद्यशाला, मिनी वैद्यशाला थी और होती आज भी है, अगर कोई उस पद्धति से कुकिंग कर रहा है। और उसके बाद हर गांव में वैद्य हैं, और आप अपनी मर्जी से इलाज करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, आपको फ्रीडम थी। माँ किस तरह बच्चे को किस तरह का आहार देना चाहती है, माँ तय करती थी। और बीमारी में हुई तो आसपास दादी नानी चाची चाचा, अगर कोई गलत किया है, सबको अधिकार था। अब क्या है, हेल्थ, पैदा होते ही इतने टीके लगेंगे, और वो टीके बहुत जहरीले हैं, ज्यादा अधिकतर टीके नुकसानदायक हैं। और 6-6, 8-8, 10-10 टीके आप नवजात शिशु को ठोक रहे हैं। क्यों? सरकार कहती है ये करना ही करना है, नहीं तो इसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आपने वैक्सीन का देख लिया कोविड के दौरान, जिन्होंने नहीं लगानी चाहिए, जैसे मैंने तो नहीं लगाई, और मैंने कह दिया कि आप मेरे को, आप गोली भी मारो, यहाँ बंदूक भी रख दो मेरी कनपट्टी पे, मैं नहीं लूंगी वैक्सीन, गोली खा लूंगी। पर कितने लोग कह सकते थे, और कितने लोगों को मजबूरी करना पड़ा, क्योंकि स्कूल में बच्चे को जाने नहीं दे रहे थे। यानी मेरे को ये भी हक नहीं है कि मेरा अगर बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है तो मैं वैक्सीन नहीं चाहती जिसके बारे में मुझे कक्क ज्ञान नहीं है, मुझे हक ही नहीं है। हेल्थ में क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या नहीं ट्रीटमेंट होगा, क्यूरिकुलम हेल्थ का क्या है, जिस तरह से हमारी सरकार ने ही आयुर्वेद, जो परंपरा इस देश की ज्ञान परंपराओं में से बहुत उच्च कोटि की, योग और आयुर्वेद दोनों भाई बहन है, और इनका कितनी
इनकी कितनी केवल अवहेलना नहीं की, इनको कैसे डाउनग्रेड किया गया। आयुर्वेद को क्वैकरी बता के आज पतंजलि पे 1500 कम से कम क्रिमिनल केसेस हैं, क्योंकि उन्होंने इतना कहने की जरूरत कर दी कि कोविड इत्यादि के हमारे पास सहज इलाज है। और मैं मानती हूँ है, क्योंकि मैंने पतंजलि की प्रोडक्ट से ही अपने को बचाए रखा। अभी भी वायरल या कोई बुखार होता है तो मैं कोरोनिल किट ले आती हूँ और हर बार काम करता है। हमारे घर में मैंने अपने घर में नहीं आने दी कोई एलोपैथिक दवाई या वैक्सीन। हमारे को हक ही नहीं है। पर मैं हवाई जहाज का सफर नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे पास वैक्सीन का अगर सर्टिफिकेट नहीं है। ये कभी इससे पहले अभी हुआ था? ये डेमोक्रेसी के नाम पे हो रहा है। मैं इतनी निरीह बन गई हूँ कि मेरे बच्चे को क्या इंजेक्शन लगे या ना लगे, उसको क्या पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, मैं क्या इलाज करूं या ना करूं, मैं अगर टीबी से मर रही हूँ तो सरकार को कोई परवाह नहीं है। मैं अगर गंदे पानी की वजह से, डायरिया की वजह से कमजोर होते होते मेरे को ऐसी बीमारी लग जाती है तो सरकार को कोई परवाह नहीं है। पर जो बीमारी मुझे है नहीं, पर ना लगे उस बच्ची को, कभी यूटरीन कैंसर हो ना हो, पहले से उसको वैक्सीन ठोकनी, ये आप सोच भी सकते हैं? और सब खुश बैठे हैं, मेडिकल माफिया चुप बैठा है, बड़े बड़े वकील, जजेस, इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहने वाले सब चुप बैठे हैं। ये डेमोक्रेसी के नाम पर सरकार, और सरकार खुद हाईजैक्ट है। फार्मा माफिया, जो ग्लोबल फार्मा माफिया है, उसने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। पर ये डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट में ये पास हो जाते हैं। और हेल्थ मिनिस्ट्री है, हमने ही चुना है, हमारा ही व्यक्ति जाके हेल्थ मिनिस्टर बना है, पर पीछे कौन सा माफिया उसको कंट्रोल कर रहा है हमें तो पता ही नहीं। अब पता तो कुछ कुछ चल रहा है सोशल मीडिया के जमाने में। हेल्थ में स्लेवरी देखिए, संस्कार का हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कम्युनल कह देंगे। ये छोटी सी बात है, मैं कहाँ खाना खाऊं न खाऊं। हमेशा हिंदू परिवार बहुत एहतियात रखते थे कि जहां बाहर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो अपनी जात बिरादरी में ही जाओ खाओ, ताकि आपको पता है कि हमारे क्या डूज एंड डोंट्स हैं। अब नहीं, आपको अलाउड नहीं है। अ, मुस्लिम जो कि खुलेआम बीफ भी मिला देते हैं, मलमूत्र भी मिला रहे हैं, थूक भी मिला रहे हैं, आपको ये भी कहने का हक नहीं है कि हमें पता तो होना चाहिए कि हमें इसके हक का खाना है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह देता है नहीं, आपको कोई हक नहीं है। ये डेमोक्रेसी है? भाड़ में जाए ये डेमोक्रेसी, और भाड़ में जाए ये न्याय व्यवस्था। और मैं मानती हूँ कि हमें असहयोग करना ही पड़ेगा इन सारी चीजों से। फिर हाउ आई स्पेंड माई मनी, व्हाट बिजनेस आई कैन टेक ऑन, व्हाट आई कांट, कितनी सेविंग करूं, उसका कितना हिस्सा उड़ा ले जाए सरकार, कोई चीज मेरे हाथ में नहीं है। जो भी बिजनेस शुरू करना है, पहले लाइसेंस लूं, लाइसेंस में फिर घूसखोरी, फिर उसके ऊपर इंस्पेक्टर राज। ऐसा तो कभी नहीं था डेमोक्रेसी के पहले। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने गन्ने के उगाए रस से मुझे गुड़ बनाना है, पर सरकार का कानून कहता है नहीं, आप गुड़ नहीं बना सकते, आपको शुगर फैक्ट्री में जाके अपना गन्ना देना है, आपका बॉन्डेड है, और नहीं दोगे तो आपकी जब्ती हो जाएगी और आप पे केस हो जाएगा। और गुड़ पौष्टिक था, लोग बनाते थे, उसको बैन कर दिया। लेकिन व्हाइट शुगर जो चीनी बनाती है मिल, चीनी मिल बनाती है, वो जहर है, इट्स व्हाइट पॉइजन। फोर्स कर रही है सरकारी पॉलिसी कि मैं अपनी फसल के साथ क्या करूं ना या ना करूं। आप सोचिए, और किस भाव पे बिकेगी, किस भाव पे नहीं बिकेगी, इस पे आए दिन फसाद हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं, एमएसपी हो। सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब से तय करना शुरू किए है अंग्रेजी शासन से, और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वगैरह, तभी से भिखमंगा बना है भारत। हमारे किसान जो कहते हैं हर गांव 36 या 56 कलाओं से स्थापित होते, इसका मतलब क्या? एक किसान की उपज इतनी होती थी कि वो 36 कलाओं को सपोर्ट कर सकता था, है ना? उसमें कारपेंटर भी है, सुनार भी है, लोहार भी है, उसमें गुरुकुल चलाने वाले भी हैं, उसमें वैद्य भी हैं, मंदिर भी है, पुजारी भी हैं, और कितनी कलाएं जो जरूरी होती हैं। आज आप
6 कला तो क्या 2.5 कला नहीं मिलेगी किसी गांव में आपको, कुछ नहीं मिलेगी। तो ये मॉडर्न शिक्षा ने ही किया ना, सारी कलाएं छीन ली आपने। और वो किसान जो 36 किस्म की जातियों को सपोर्ट करता था म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस से, आपने उसको इतना बदहाल कर दिया, सरकारीकरण हुआ जब से डेमोक्रेसी के नाम पे, कि हमारा किसान बदहाल है। उसको फ्री राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। किसानों को आप खिलाएंगे, भिखमंगा बना रहे हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारे समाज का भिखमंगाकरण जो किया है, ये डेमोक्रेसी की गिफ्ट है। और हम सोचते हैं सरकार कितनी हितैषी है, मुफ्त खाना बांट रही है, किसानों को मुफ्त बांट रही है। इतनी बदहाल कर दिया आपने अपनी 80%, 70% अपनी पॉपुलेशन को इस डेमोक्रेसी में, कि वो अपने परिवार का पोषण भी करने की क्षमता नहीं रखते। तो अब दूसरा आप देखिए ना, जो मैंने जैसे कहा 36 कलाओं से गांव होता था, यानी 36 जातियां थी, म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट थी, बड़ी खुशी से रहते थे। किसान का काम नहीं चल सकता था, लोहार के बिना, बढ़ई के बिना, फलां के बिना, पॉटर के बिना, वाटर हार्वेस्टिंग करने वाले जिसको हाइड्रोलिक इंजीनियर्स कहते हैं, जिनको कुम्हार कहते हैं, उनके बिना नहीं। कुम्हार, वो ये तालाब बनाना, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, तो वो कुएं खोदना, इनके बिना नहीं चल सकता था। तो कैसे हो सकता है कि आपस में द्वेष का रिश्ता रखते? अब डेमोक्रेसी ने इन सब जातियों को कास्ट में बदल के कास्ट वॉर की पद्धति पे चला दिया है, रास्ते पे चला दिया है। इतना मनहूस और इतना असुरी पॉलिटिकल सिस्टम समाज में इससे पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ है। और आप देखिए कैसे हम विभाजित होते गए। जब 1947 में जब ये चल रहा था, 40s में, और ये लिमिटेड डेमोक्रेसी आ चुकी थी, हम विभाजित होते गए, होते गए, होते गए, होते गए, और लिप्त होते गए, पर मुस्लिम नहीं हुए। जिन्ना ने तो खुले आम कह दिया कि मुझे नहीं स्वीकार है भारत के साथ रहना, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये मेजॉरिटी हिंदू होंगे, तो मुसलमानों को हिंदुओं के नीचे रहना पड़ेगा। हम नहीं मानते, हमारा मजहब कहता है हम किसी के नीचे नहीं रह सकते, हम नहीं मानते। ये इस्लाम का नारा देके उन्होंने डेमोक्रेसी को परास्त किया, और शिया, सुन्नी, अहमदिया सब इकट्ठे हो गए और पाकिस्तान बनवा लिया। और आज भी वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, और हिंदू मूर्ख जातियों में बढ़ते जाते। फिर हम कहते हैं हमारे समाज की बीमारी कास्टिज्म है। नहीं थी, ये मकौले पुत्र लेके आए, इंस्टीट्यूशनलाइज की, ये नहीं थी हमारी बीमारी। हमने क्योंकि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है इन वर्णों की, इन जातियों की, एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते, चल सकता था। तो स्नेह का, आत्मीयता का रिश्ता था। और अगर आप कहें ऊंच नीच, ब्राह्मण ऊंचा था या नहीं था, वगैरह वगैरह, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये जो इक्वालिटी या सब इक्वल हो, ये बताइए दुनिया का कौन सा समाज है इंक्लूडिंग यूरोप जहां सब एक जैसे थे? वो तो जरा सा रंग ही किसी का काला है तो वो अपने बराबर का इंसान ही नहीं समझते, सब ह्यूमन समझते हैं। और हमें बताने आए कि इक्वालिटी नहीं थी आप हमारे समाज में, जबकि उनके पास तो बिल्कुल ही कुछ नहीं। अब जिन्ना ने मुसलमानों को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि डेमोक्रेसी के प्रलोभन में वो नहीं पड़ा, बल्कि ही रिफ्यूज, ही रियलाइज की ये मेजोरिटी वोट के चक्कर में हम माइनॉरिटी हो जाएंगे। और वो इकट्ठे होते गए, और आज भी आप देख रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ यहाँ ही नहीं, पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के मुसलमान, इनका दिल इकट्ठा ही धड़कता है। डेमोक्रेसी के फायदे हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए, ब्लैकमेल करना है, यहाँ हमारा खून पीना है, पर दिल धड़कता पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ है, जो जिहाद, जिनका खुला एजेंडा है। और ये जो इक्वालिटी की लीथल किस्म की, क्या बोलते हैं ना, जानलेवा
परिभाषा या इम्प्लीकेशंस हैं वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी में। सबसे बड़ा फ्लॉ, इफ यू आस्क मी, कितना सुनने में कितना अच्छा लगता है, और ये है इस्लामी और क्रिश्चियंस, इनको नारे ऐसे देने लग आते हैं जो सुनने में बहुत ही नोबल लगते हैं। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, इक्वालिटी, सब अल्लाह के बंदे बराबर, ये वो जानते हैं। वो बराबरी क्या क्या जघन्य रूप लेती है। अब वन मैन वन वोट कितना सही लगता है ना, सब बराबर। पर आप सोचिए, एक फौजी जो जान पे खेल कर बॉर्डर पे देश की हिफाजत करता है, उसकी भी एक वोट है, और बुरहान मानी की भी एक वोट है। एक टेररिस्ट की भी एक वोट है, और एक फौजी की भी एक वोट है। एक शंकराचार्य की भी एक वोट है, और एक बलात्कारी की भी एक वोट है। जिसने 10 कत्ल किए हों, जो चोरी चपाटी करता है, उसकी भी एक वोट है। एक मेहनती किसान की भी एक वोट है, जो अन्नदाता है। और वो जो पॉकेट मार है, उसकी भी एक वोट है। जो केवल लुच्चागिरी के आधार पे कभी इसको लूटता है, कभी उसको ठगता है, उसकी भी एक वोट है। ये सिस्टम कैसे अ, अच्छे रिजल्ट्स पैदा कर सकता है? ये तो इक्वालिटी का इतना अभद्र रूप है ना, कि मुझे समझ नहीं आती हाउ वी कैन टेक इट सीरियसली एंड बी इंटॉक्सिकेटेड बाय इट्स पोम्पोसिटी। दूसरा, डेमोक्रेसी में ये बुनियादी कानून व्यवस्था यही कहती है डेमोक्रेसी की, कि जिसकी मेजॉरिटी आई वो सिकंदर, वो जीता वो ही सिकंदर। अब मेजॉरिटी का मतलब, आपने मान लो कुल 15 लाख वोट है आपकी कंस्टिट्यूंसी में, आपने 150 ज्यादा ले ली अपने नेक्स्ट प्रतिद्वंदी से, तो आप जीत गए, द विनर टेक्स ऑल। और बाकी उसको हारा हुआ, डिफीटेड, आपने करार कर दिया, ठप्पा लगा दिया, यू आर अ लूजर, यू आर डिफीटेड। कभी भी समाज में सौहार्द नहीं फैल टिका रह सकता अगर हम समाज को विभाजित कर दें डिफीटेड एंड विनर्स में, और एक ग्रुप अपने को डिफीटेड महसूस करे, और वो भी किस आधार पे, कि 2000 या 2 लाख या 1.5 लाख या 1,500 वोट आपने ज्यादा ले ली। किस तरह ली? उससे कोई लेन देन किसी का नहीं है, ले ली बस। तो इसी से फिर डेमोक्रेटिक फ्रॉड्स, इलेक्ट्रल फ्रॉड्स भी शुरू हो गए। किसी भी तरह डू और डाई करके अपने मेजॉरिटी वोट लेनी है। और हमें मालूम है समाज में कि जो मेजॉरिटी को मैनेज करने का काम है, ये लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली ज्यादा आसानी से करते हैं। दाऊद इब्राहिम जितनी पकड़ रखता है था महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे, सारे माफिया डॉन्स उसके साथ काम करके मुस्लिम समुदाय को पूरी तरह अपने छत्र छाया में रखा। और जिधर मर्जी वोट, जिधर मर्जी पुलिस का भी मुंह घुमा दे। हुँ? तो एंटी सोशल एलिमेंट्स गैंग अप वेरी इजीली। और मैंने देखा है, जब मैं ना स्ट्रीट वेंडर्स का काम करती थी, और हमने एक मॉडल मार्केट बनाई, कुछ जगह हम ये चाहते थे कि अनुशासित होकर, अनुशासनबद्ध रहकर वेंडर्स, ताकि गंदे ना दिखें, मिडिल क्लास ये ना कहे अरे ये तो गंद फैलाते हैं, ये तो अव्यवस्थित होते हैं। तो हमने बहुत सिस्टम से कुछ मॉडल मार्केट्स तैयार करने की कोशिश की। और शुरू में ये था कि ये लोकल इलेक्टेड कमेटी होनी चाहिए। नहीं लगता है तब, ये 20-25 साल पुरानी बात मैं कह रही हूँ, तब लगता था कि वो खुद ही चुनेंगे, तो अनुशासन बनाए रखेंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव। मैंने क्या देखा, छोटी सी मार्केट में जैसे ही आप चुनावी राजनीति के चुनाव ले आती हैं कि चुन लीजिए अपना रिप्रेजेंटेटिव, सबसे पहले कैंडिडेट लोकल गुंडे खड़े हो जाते हैं। अब उनको अपोज करने की, उनका विरोध करने की किसी हिम्मत नहीं। तो सब कहते हाँ मैम इन्हीं को बना लो, इन्हीं को बना लो, चुप। फिर बाद में मैडम आपको पता है
पता है कितना गुंडा है, तो पुलिस का दलाल है, ये है, वो है, सब बोल रहे हैं। पर कैसे कहीं गुंडे के सामने कि नहीं, तुझे नहीं पता है कि हड्डियां तोड़ देगा। तो इस छोटी लेवल पे भी मेजॉरिटी वोट से आप नेक व्यक्ति नहीं चुन सकते, और शरीफ लोग मार्जिनलाइज होते जाते हैं, क्योंकि शरीफ लोग गैंग अप नहीं इतने आसानी से करते। तू मेरे ग्रुप में, तू मेरे गैंग में, ये गुंडे मवाली आसानी से करते हैं। करप्ट पॉलिटिशियन बहुत जल्दी अपना गैंग बना लेते हैं। पर जो वाकई ईमानदार है, तो होता क्या है कि फिर जो शरीफ हैं वो मार्जिनलाइज, हाशिए पे धकेले जाते हैं। और ये जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे हमारे देश में क्रिमिनल एलिमेंट्स ने तो अपनी पकड़ बनाई ही है, पर इस्लामी जिस तरह से, या क्रिश्चियन भी, ये जो कम्युनिटी है, कभी किस नाम से, एसटी के नाम से, कभी किसी के नाम से, डेमोक्रेसी को अपनी रखेल बना रखा है इन्होंने। और सबटाज करने में बहुत आसानी से वो कर बहुत आसानी से हमारी डेमोक्रेसी को सबटाज करते हैं, क्योंकि एक कमिटेड वोट बैंक है, किधर भी स्विंग कर ले, सब उनके गुलाम बन के, घुटने टेक के सब पॉलिटिशियन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर पॉलिटिशियन को पता है कि क्या पता 100-200 वोट की कमी से मैं हार जाऊं, यही दिलवा दे। तो हर गुंडे मवाली का मोहताज हो जाता है हमारा पॉलिटिशियन। ऐसा व्यक्ति क्या भी लीडरशिप देगा। जब आप शरीफों के साथ बैठने की जरूरत आपको लगती नहीं, और लगता है कि इनके साथ क्या बैठना, पर इनको अगर हम अपने पाले में रख लें, तो ये डंडे के जोर पे भी हमें वोट दिलवा देंगे। और यही आप देखिए कैसे साबोटाज सारी इंस्टीट्यूशंस वेस्ट की भी हुई है। वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज पे कब्जा कर लिया इस्लामियों ने। कैसे किया? डिटर्मिन माइनॉरिटी, पैसा खूब है, और खासकर पेट्रो डॉलर और जक़ात और लूट पर, जो लूट की जो राजनीति है इनकी, उसको लेके मीडिया पे कब्जा। हमारा कोई मीडिया हाउस नहीं है जो इनके खिलाफ सही में दिल से खुल के बोल सके। वो अलग बात है कि ऊपर रिजीम में क्या नैरेटिव कितना चलाना है, वो उतना बस चल जाएगा। पॉलिटिशियन खरीदे जा चुके हैं अधिकतर। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है मेरे भाई पुष्कर, कि आज भारत में एक भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुओं के साथ नहीं खड़ी होती। चाहे मणिपुर में हिंदू पिट रहा है, घर से बेघर किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं लोग बेरहमी से, बिल्कुल वैसे ही जैसे कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया। एथनिक क्लेंजिंग चल रही है, पर वहां नैरेटिव क्या चलाता है हमारा मीडिया? ये एथनिक क्लैश है, कुकी वर्सेस माइती, इनके ट्रेडिशनल नहीं, ये कुकी क्रिश्चियन है, उससे पहले ये मर्डरस नहीं थे, टेररिस्ट नहीं थे। तो नैरेटिव भी झूठा, और जो विक्टिमाइज्ड हिंदू है उसके लिए कोई आज कोई आवाज नहीं खड़ी हो रही, जिस तरह कश्मीरी हिंदुओं के लिए नहीं खड़ी हुई। सिर्फ सभी लोग कश्मीरी मुसलमानों का ही सोचते रहे, अरे ये बड़े दुखी हैं, इनकी सुन लीजिए, इनको डेमोक्रेसी सही से नहीं मिली, इसी किस्म से सारा चर्च नैरेटिव चला रहा है, क्योंकि सारी मिलिटेंसी टेररिज्म चर्च बेस्ड है। और इन इलाकों को क्रिश्चियनाइज करने का मकसद ही ये था कि ये यहाँ से एथनिक क्लेंसिंग कर दी जाए। डेमोक्रेसी हर जगह मनी और मसल पावर से कंट्रोल हो रही है, और उसी से ये नैरेटिव भी कंट्रोल होते हैं। मीडिया को खरीद लो, यूनिवर्सिटीज को अपने कब्जे में ले लो, सब जगह सबवर्ट हुई है हमारी यूनिवर्सिटीज। ये नहीं कि सिर्फ जेएनयू, पर उनकी जो गॉडफादर्स हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए, हार्वर्ड में, कोलंबिया में, येल में, बिल्कुल वहां भी वही हाल है, पूरी तरह टेक ओवर है। और वोट बैंक मोबिलाइज करने में बहुत पैसा चाहिए, मीडिया कंट्रोल करने में बहुत पैसा चाहिए। ये तो माफिया ही ला सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए माफिया का कंट्रोल, जिसको अब डीप स्टेट खुल के लोग कहने लगे, अमेरिकन डीप स्टेट, इट वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। और वो कितना क्राइम रिडन है वो डेमोक्रेसी।
वो कितनी खोखली है वो डेमोक्रेसी, कितनी मूर्ख है वो डेमोक्रेसी, अब सोशल मीडिया के ज़माने में पता चल रहा है। अब देखिए, जो हाल डेमोक्रेट्स कर रहे हैं रिपब्लिकन्स का, जो ट्रम्प के साथ किया, hound him with fake cases, false cases, trumped up cases, सब, और कुछ नहीं चला तो assassination attempt कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। कितने इनके प्रेसिडेंट्स असैसिनेट हुए, क्यों डीप स्टेट को वो नहीं भाए उनकी पॉलिसीज। और फार्मा माफिया कंट्रोल कर रहा है, जिसकी अब एम्बिशन बन गई है वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, और जिसने ये भी खुल के ऐलान कर दिया, ये डेमोक्रेसी में ही हो सकता है कि ये फार्मा माफिया वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट करार करने वाला ग्लोबलिस्ट माफिया ये खुल के कह दे कि इस दुनिया में 90% लोग फालतू हैं, 10% से ज्यादा चाहिए नहीं। तो इसलिए हम कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे? पहले नसबंदी से करवाया भारत जैसे देशों में, अब वैक्सीन वॉर शुरू कर दिया। तो तरह तरह के तरीकों से आपकी फर्टिलिटी पे कंट्रोल, जो मैं कह रही थी डेमोक्रेसी में पहली बार है। आप कितने बच्चे पैदा करें ये माँ बाप नहीं तय कर सकते, एक या दो बच्चे बस। अब तो कानून भी लाने की मांग मूर्ख हिंदू कर रहे हैं, जिनको इस वक्त चिंता होनी चाहिए कि हम डेमोग्राफिक वॉर हार रहे हैं। वो कह रहे हैं दो बच्चे से ज्यादा तो सजा हो, ये हो वो हो। कोई मुसलमान ये मानने वाला है ही नहीं। उनके मोहल्ले में जाके आप क्या उनके स्पेयर बच्चे उठा लाएंगे? दो से ज्यादा कोई पैदा करेगा नहीं ना। हिंदुओं की तो पहले ही नसबंदी हो चुकी है, दिमाग की भी और बॉडी की भी। तो अब आप सोचिए, ये फार्मा माफिया जो नए नए हथियार ला रहा है, ये डेमोक्रेसी में ही संभव है कि ये कानूनन मजबूर करता है। किसी रजवाड़े ने कभी किसी प्री डेमोक्रेटिक रेजीम में ये नहीं हुआ था। हाँ, कुछ थे, जैसे तैमूर लंग आया या नादिर शाह आया तो कत्ल कर दिए, पर जबरन आपकी नसबंदी कर दें ये तो नहीं कर सकते थे। आप बच्चे दो पैदा करें या 10 करें, हाँ आपके उठा ले जा सकते थे, पर आप पैदा ही नहीं करने का अधिकार रहेगा। ये भी ये डेमोक्रेसी की गिफ्ट है हमारे, और हम स्वीकार कर रहे हैं। और ये जो विनर टेक्स ऑल, मेजॉरिटी वोट, मेजॉरिटी जैसे भी मर्जी थ्रू मींस फेयर और फाउल आपने कर ली, देन यू आर अ विनर। एंड विनर टेक्स ऑल मीनिंग getting into a power position through election is like getting a loot license। ऐसे थोड़े मारा मारी है। आप बताओ, पंचायत इलेक्शन में भी इतनी मारा मारी है, मर्डर तक हो रहे हैं। ये इसलिए कि पंचायत में बैठना कोई बहुत उच्च कोटि का काम है और बड़ी सेवा होने वाली है, वो मरे जा रहे हैं सेवा करने को? नहीं, इसलिए क्योंकि लूट के रास्ते खुल जाते हैं। पब्लिक एक्सचेकर से जो पैसा आता है वो लूट कर सकते हैं। आप जमीन हथिया ली या ग्रांट करवा ली, अपने नाम करवा ली। कई कई धांधलियां संभव हो जाती हैं जब आप एक इलेक्शन जीत जाते हैं। आपका कोई पॉजिटिव रोल हो ना हो, आप पैसे खूब बना लेते हैं। एक कॉरपोरेटर भी कम से कम, मैंने सुना है कि अब 50-100 करोड़ तो बड़ा नॉर्मल हो गया है कि वो उतना बना ले। किसी ने घर बनाना है तो उसको 1 लाख रुपया चढ़ावा देना ही है म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर को, तभी उसको घर बनाने के लिए छूट मिल जाएगी, नहीं तो आए दिन पुलिस तंग करेगी, एमसीडी तंग करेगी। तो ये लूट लाइसेंस मिलता है, और इसीलिए मारामारी इतनी हो रही है। इट लुक्स लाइक व्हाट यू कॉल डेमोक्रेसी, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इफ यू आस्क मी, गैंग वॉर लगता है। वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके पार्लियामेंट नहीं बनाई, मैं कहती हूँ स्लम के लायक भी नहीं है, वहां बैठे हैं गैंग वॉर कर रहे हैं। और ये जो गैंग वॉर का सारा माहौल बन रहा है, ये आप सोचिए, ये वोकैबलरी में रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन। अब ऑपोजिशन का क्या काम है? अपोज करना। आप सोचिए कितना अभद्र नाम ही, कितना आपने अपना नॉमेनक्लेचर, आपने रोल क्या डिफाइन किया। किसी इशू को तौलना नहीं है, उसके मेरिट्स पर जज नहीं करना, अपोज करना। क्यों? रूलिंग पार्टी है, उसको गिराना है। जब ये गैंग वॉर की परिस्थिति
निहित हो जाती है, सिर्फ इंडिया में नहीं। ये बिल्कुल यही अमेरिका में दिख रहा है, इंग्लैंड में दिख रहा है, फ्रांस में ये दिख रहा है। ये गैंग वॉर का माहौल बन रहा है। हमारी पार्लियामेंट इज लाइक गैंगस्टर्स सिटिंग देयर हु आर आउट टू आइदर मेक डील्स विद ईच अदर, या वो अंदर ही अंदर समझौते कर लेते, तू भी लूट ले, मैं भी लूट लेता हूँ। हमारा शहर, हमारी स्टेबल जो डेमोक्रेटिक फेजेस रही है वो तभी रही हैं जब लूट शेयर बड़ी आसानी से हो जाता था। शरद पवार इसीलिए बड़े सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं कि वो मिल बांट के खाने में विश्वास करते थे। इसलिए कोई जर्नलिस्ट भी उनके खिलाफ कभी नहीं लिखता था। खूब किसी को 2 फ्लैट दे दिए, किसी को ये दे दिया, जमीन अलॉट कर दी। तो ये जो सारा लूट पाट का गेम है, ये सिर्फ ये गैंग वॉर ये नहीं है कि किसको पेट्रोल पंप मिला, किसको जमीन हथियाने का हक मिल गया, किसने ये किया वो किया। सारी अमेरिकन डेमोक्रेसी तो हॉस्टेज है अपनी वॉर इंडस्ट्री पे। आप देखिए, डेमोक्रेसी फैलाने के नाम पर अमेरिका की वॉर इंडस्ट्री चलती है। देयर देयर बिगेस्ट एक्सपोर्ट इज डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के नाम पर ये अफगानिस्तान को, सीरिया को, इराक को स्टोन एज पर ले आए। दे बॉम्ब्ड इट टू स्टोन एज। और क्यों? क्योंकि वॉर इंडस्ट्री चाहती है कि और हथियार की मांग बढ़े। ये सोवियत यूनियन या रशिया के साथ जो इन्होंने पंगा लिया है बेवजह का, नेटो को लेके, यूक्रेन को पॉन बना के, ये सिर्फ वॉर इंडस्ट्री की जरूरत थी जिसके लिए। तो जहां वॉर इंडस्ट्री, वेपन इंडस्ट्री एक डेमोक्रेसी का मेन स्प्रिंग बन जाती है, और डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करना becomes a matter of actually wiping out whole populations। अमेरिका ने कितने समाजों को तबाह कर दिया। अच्छे भले चल रहे थे, वहां पपेट रिजीम्स तैयार पहले खड़ी की, पपेट रिजीम्स के साथ क्रिमिनल किस्म के टिन पॉट डिक्टेटर्स खड़े किए, फिर आपस में लड़ाया, ईरान को इराक के साथ, फलां को इसके साथ, ताकि हमारे हथियारों की बिक्री होती रहे। तो ये बहुत ही खतरनाक गेम है। और ये अगर बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ये कर रही है, तो आप सोच सकते हो छुटकी पुटकी क्या करती होंगी। फिर ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, बड़े पैमाने पर डेमोक्रेसी ने, इट हैज क्रिमिनलाइज सोसाइटी। और नीचे तक क्या है, अगर ऊपर तक जहां तक करप्शन रहती है ना, जैसे अमेरिका में जब तक सिर्फ ऊपर तक थी, ये नहीं कि आपको पासपोर्ट बनाने जाना है तो भी पैसे देने पड़ते हैं, तब तक मुखौटा चलता रहता है। पर हमारे बहुत से देशों में अ, नंगा नाच डेमोक्रेसी का ज्यादा जल्दी दिखने लगता है। अमेरिका जैसी सोसाइटीज का पर्दाफाश होने में थोड़ा समय लगता है। देखिए, लोकसभा और विधानसभा की जब तक इलेक्शन रहती है वो 5 साल में होनी है। दूर है, आपका एमपी कभी कभार आपको शक्ल दिखाएगा या नहीं भी दिखाएगा, तब तक फिर भी संभल जाती थी बात। पर जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ये जो इलेक्शंस हैं, या उसके बाद आप सोचिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में भी आपने डेमोक्रेसी तथाकथित घुसा दी। जहां जहां ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन जिसको कहते हैं मेजॉरिटी वोट वाली, जहां जहां घुसी हैं, वो संस्था को तोड़ा है, उस समाज को उस लेवल पे तोड़ा है। ये बात तो मुझे स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने बताई थी जब गुजरात के सीएम थे। इन्होंने एक स्कीम शुरू की थी कि जो जो गांव बिना चुनाव के पंचायत सर्वसहमति से नियुक्त करेंगे, तो उनको 75,000 या 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा अपने लोकल डेवलपमेंट के लिए। और कुछ एक गांव ने ऐसा किया भी। तो उसके पीछे की सोच मुझे अंदाजा तो था, फिर भी मैंने पूछा समझाइए आप। तो उन्होंने खुद बताया, नरेंद्र मोदी ने, कि गांव में पंचायत की इलेक्शन जब होती है तो परिवार टूटने लगते हैं, यहाँ तक कि शादियां टूटने लग जाती हैं कि दूल्हे का परिवार एक्स पार्टी का है और बहू का परिवार किसी और पार्टी का, और मारा मारी इतनी हो जाती है कि शादियां टूटने लगती है, घर घर टूटता है। गांव की जो एक सॉलिडारिटी रहती थी कि गांव के सब
भाई बहन हैं, और गांव तो कम से कम साझा स्थान है, यहाँ कम से कम झगड़े फसाद पार्टी पॉलिटिक्स हम ना लाएं। तो पार्टी पॉलिटिक्स गांव में जब से घुसी है, ये 73rd अमेंडमेंट, और जिसको आप पंचायती राज कहते हैं, इतनी अंधेर कर दी आगे, जैसे मैंने कहा कत्ल तक हो रहे हैं। पर साथ साथ महिलाएं भी जो आई हैं, करप्शन और क्राइम में इतनी तेजी से लिप्त हो गई हैं कि अब महिला को महिला कहने में ही संकोच होता है, कि उसमें कोई महिला वाली बात रही नहीं। जो हम सोचते थे कि महिलाएं थोड़ी स्थिरता लाएंगी, सफाई रखेंगी आचरण का, ऐसा नहीं हुआ। तो मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में देखो, RWA ऑलवेज स्प्लिट ऑन कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा, और इतनी हर चीज पे बहस छिड़ जाती है। बहुत कम इश्यूज पे इकट्ठे आ पाते हैं। दिवाली मेला पे भी कभी कभी पार्टी पॉलिटिक्स आ जाती है। हर मोहल्ले में आप देखेंगे, दिल्ली में जहाँ इलेक्शन RWA लगता है डेमोक्रेटिक है, नहीं, इतनी करप्शन यहीं से शुरू हो जाती है। दूसरा, जो साझी कंसर्न्स हुआ करती थी कि एक दूसरे के सुख दुख में तो इकट्ठे हो जाना है खड़ा, वो भी खत्म होती जा रही है। मोहल्लेदारी में भी ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस वर्सेस हिंदू वर्सेस मुस्लिम की जो पार्टी पॉलिटिक्स आती है, इसने मोहल्लों को भी तार तार कर दिया। फिर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज में टीचर यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, गुंडागर्दी के प्लेटफॉर्म्स बन गए। मैं तो मिरांडा हाउस की प्रेसिडेंट रही, और उसके बाद आई वाज द फर्स्ट वुमन टू बी फील्डेड एज दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। वहां की जब मैंने गुंडागर्दी देखी इलेक्शन में, मिरांडा हाउस में तो मेरी इलेक्शन मैंने 25 रुपए में खर्च करके जीती। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की इलेक्शन में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। अब जो MLA मान लीजिए, या MP 50 करोड़ खर्च करके जीतता है, या डूसू का प्रेसिडेंट इतने करोड़ इकट्ठा करके वो जीतता है, तो वो फिर बनाएगा नहीं। उसने इन्वेस्टमेंट भी अपनी रिकवर करनी है, और अगली चुनाव के लिए भी अपनी तैयारी करनी है। तो लूट इसमें निहित बन जाती है, इसमें इनेविटेबल बन जाती है। लूट के और करप्शन के बगैर चुनाव जीते भी नहीं जा सकते, और वहां अपना पांव खड़ा किया भी नहीं जा सकता। सो टीचर्स यूनियन, कर्मचारी यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, क्या मतलब है यूनियनबाजी का? वहां पार्टी पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? ये समझ आती है कि कल्चरल सोसाइटी है, स्टूडेंट की सोसाइटी है, कोई शिकायत का मसला है तो कुछ होना चाहिए, ग्रीवांस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म, दोनों स्टूडेंट टीचर बैठ के बात कर लें। पर यूनियनबाजी जब आ जाती है, यूनिवर्सिटीज बंद होने लगती हैं, और किन किन मुद्दों पर यूनिवर्सिटी, हर स्टाफ रूम डिवाइडेड हो जाता है। बाथरूम की सफाई भी करनी हो ना कॉलेज में, मैंने तो वो अनुभव किया है कि मैंने कहा, बड़े गंदे होते थे जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती थी, तो मैंने स्टूडेंट्स को तैयार किया कि हमारी 30 मेंबर टीम है जो बाथरूम रोज सफा करेगी, हम अपना ले आएंगे, हम कर्मचारियों को भी नहीं तंग करते। आई कांट टेल यू, तुरंत पार्टी पॉलिटिक्स उसमें आ गए, सारे CPM के लोग एक तरफ हो गए और रोक दिया, नहीं करने दी, हमें बाथरूम सफाई नहीं करने दी। और मैं ऐसे इतने इतने उदाहरण बता सकती हूँ कि हर चीज में पार्टी पॉलिटिक्स लाकर, आप यूनियनबाजी लाकर, यूनियनबाजी ने इंडस्ट्रीज को तबाह किया। कलकत्ता का सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर तबाह हो गया यूनियनबाजी से, लेफ्ट यूनियन। बॉम्बे की सारी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई यूनियनबाजी से। चलिए, यूनिवर्सिटीज का जो बदहाली है, अगर कोई टीचर पकड़ा जाता है चीटिंग करवाते हुए, यूनियन खड़ी हो जाएगी। अगर वो CPM का या फलां पार्टी का मेंबर है, यूनियन खड़ी हो जाएगी उसके बचाव में। जैसे कि ये भी मौलिक अधिकार है टीचर का कि चीटिंग करा के एक्स्ट्रा पैसे बनवा ले। सामाजिक संस्थाएं, अभी सबसे ज्वलंत उदाहरण है गुरुद्वारों का, उनकी बदहाली का। हिंदू जब अपने मंदिरों को फ्रीडम दिलवाने की मांग करते हैं कि सरकार के नियंत्रण से मंदिर छूटे, तो हमेशा मैं पूछती हूँ कि चले कैसे, ये तो सोच लो, क्योंकि हम भूल चुके हैं वो पद्धतियां जिससे हमारे मंदिर एक स्वस्थ माहौल में
मैनेज होते थे, तो कैसे होगा? किसी को और कुछ नहीं सूझता, सब ये कहते हैं अरे जैसे एसजीपीसी एक्ट है वैसे ना। अरे एसजीपीसी एक्ट के चलते ही तो खालिस्तानी कब्जा कर बैठे हैं। अकाली पॉलिटिक्स ने कहर मचा दिया, हिंदू मुस्लिम का इतना बड़ा फसाद खड़ा कर दिया एसजीपीसी पॉलिटिक्स के चलते ही। राजनीति को गुरुद्वारों में लाने का काम एसजी, और ये अंग्रेजों की ही देन है। एसजीपीसी एक्ट तभी से शुरू हुआ था, गुरुद्वारे सिखों के कंट्रोल में होंगे। फिर सिख कौन है उसकी परिभाषा में वो काटते गए, सहजदारी काट दो, फलां काट दो। अब रह गए कौन? टेररिस्ट, जो कब्जा करके बैठे हैं बंदूक के बल पर। किसकी हिम्मत नहीं है उनकी खिलाफत में बोलने की, अंदर भले ही कुड़े तब भी। तो गुरुद्वारों को भी तबाह कर दिया। और मुझे इस मामले में ना, बहुत कोई 30 साल पहले मैं पंजाब के दौरे में लौंगोवाल जी के डिस्ट्रिक्ट में गई थी, तो वहां एक कॉमरेड धनौला मिले थे। हालांकि सीपीआई के थे, फ्रीडम फाइटर, बहुत उन्होंने अच्छे अच्छे आंदोलनों में हिस्सा लिया था। पर जो उन्होंने मुझे गुरुद्वारों की परिभाषा दी, उससे अच्छी कोई नहीं हो सकती। और गुरुद्वारे कैसे तबाह हुए, उन्होंने जो समझाया कि पार्टी पॉलिटिक्स ने कैसे गुरुद्वारे, जो कि साझा स्थान माने जाते थे, ये नहीं कि आपने केश रखे हैं तो आप गुरुद्वारे के हकदार हैं, या आपने पगड़ी रखी है, या आपकी दाढ़ी ऐसे कटी है या वैसे कटी है, या कच्छा किसी साइज का है, ऐसी कोई नहीं थी। साझा स्थान माना जाता था। ये एसजीपीसी एक्ट में आया कि ये चीजें जरूरी है। सिख का मतलब है जो स्टूडेंट है, शिक्षा के लिए, ग्रहण के लिए गुरुओं के पास जाता है। मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, और कोई केशधारी भी हो सकता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि साझा स्थान था, और जब तक हमारे गुरुद्वारे कच्चे थे हमारा धर्म पक्का था। जैसे जैसे ये सोने के और मार्बल, इटालियन मार्बल के बनते गए, हमारा धर्म कच्चा होता गया और कंटेंशियस इश्यूज इसमें आते गए। तो मैंने उनसे उदाहरण पूछा कि क्या क्या चीजें आई जो नहीं आनी चाहिए थी। उदाहरण के लिए मैं सोचती थी कि अकाली दल ने जो इमरजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोला था, और सबसे पुख्ता लड़ाई इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी को किसी ने टक्कर दी, तो अकाली दल ने गुरुद्वारों से इमरजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोलकर रोज शहीदी जत्थे जाते थे वॉलंटरी अरेस्ट के लिए, इमरजेंसी के खिलाफ। तो मैं सोची थी बड़ा अच्छा काम किया गुरुद्वारों ने। तो कॉमरेड धनोला से मैंने पूछा, तो आपको क्या लगता है पार्टी पॉलिटिक्स में ये तो काम अच्छा हुआ कि इमरजेंसी को टक्कर दी? हालांकि वो इमरजेंसी के खिलाफ में थे, लड़े थे खुद भी। बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले गुरुद्वारा एक साझा स्थान है, इमरजेंसी के को जब आप बीच में लाते हो गुरुद्वारे के अंदर, तो पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पे बट जाता है समाज। कोई कांग्रेसी है, कोई नॉन कांग्रेसी है। कांग्रेसी कहेगा नहीं इमरजेंसी ठीक है, और दूसरे कहेंगे खराब है, तो बट जाता है। कोई भी इशू जो समाज को बांटता है वो गुरुद्वारे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो साझा स्थान है। तो मैंने फिर उनसे पूछा, चलो जैसे पंजाबी सूबे का मोर्चा, वो तो ठीक था नहीं था? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि पंजाब में हिंदू भी है, तो पंजाबी सूबे का मोर्चा आपने हिंदुओं को शामिल करके नहीं लिया। और फिर आपकी परिभाषा और भी नैरो होती गई, सिख कौन है? और ऐसे मैंने कई उदाहरण लिए। तो फाइनली मैंने कहा, अच्छा जो आपने ब्रिटिश काल में अ, अकाली दल ने नेहरू का मोर्चा लिया था, नेहरू के पानी का, बोलते वो ठीक था। क्यों? क्योंकि पानी सबकी जरूरत है, वो कोई हिंदू की या सिख की नहीं। वो सिख किसान के पास जाएगी या जाट के पास, या ऐसा नहीं है, वो सभी की जरूरत है। वो गुरुद्वारे में बात ठीक है, पर जो चीज, जो मुद्दा डिवाइड करे, वो गुरुद्वारे में नहीं आना चाहिए। अब ये देखिए, हुआ इसका इतना उल्टा है कि गाली देते नहीं थकते उस मूल धर्म को जिससे उत्पत्ति हुई है, और जिसकी तथाकथित रक्षा में गुरु गोविंद सिंह ने अपने साहिबजादों को शहीद किया।
तो 5 प्यारे तो सारे हिंदू ही थे, भूल गए ये? आज इतनी गालियां देते हैं, इतना अपमान करते हैं अपनी जड़ों का, अपने ही पूर्वजों का। तो क्या ये इलेक्शन आ गई, और इलेक्शन के चलते इतनी गंदी राजनीति ने जकड़ लिया कि फिर क्रिमिनल माफिया, जो कि खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स का रूप ले चुके हैं, उन्होंने कब्जा जमा लिया है अधिकतर गुरुद्वारों में। और यही हाल हो रहा है हर जगह जहां जहां हो रही है। तो जब मैं उदाहरण देती हूँ कि असली डेमोक्रेसी भारत में लोकतंत्र की बहुत पुरानी पद्धतियां रही हैं, और जिसको हम ट्रेडिशनल पंचायत कहते हैं, जो मार्क्स ने भी कहा था, इंडिया इज अ लैंड ऑफ सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक्स। बहुत बड़ी बात कह दी। वो मार्क्स जो हमारे ऊपर हिंदुस्तान से नफरत करता था, हिंदुओं से कोई प्रेम नहीं था, पर सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक्स उसने कहा। सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक्स क्या थी? हर लोकल इशू कोई राजा ऊपर बैठ के नहीं तय करता था, चाहे जितना बड़ा मर्जी कोई अफलातून हो सम्राट, पर उसका हक नहीं था कि किस गांव में कौन कम्युनिटी क्या कानून से अपने अंदरूनी अफेयर्स चलाए। पति पत्नी के रिश्ते में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं था। कौन किसको कितनी प्रॉपर्टी दे रहा है अपने, वो समाज तय करता था। ये कोई राजा ऊपर बैठ के फरमान नहीं इशू करता था। और उस राजनीति का, उस लोकतंत्र का, भारत की जो पद्धति की थी, उसका आधार ही था, मूल आधार था कंसेंसस। और इसीलिए जो हमारी पारंपरिक पंचायतें रही हैं, सामाजिक, जैसे वैश्य समाज की है, या गांव की पंचायत है, या किसी जाति बिरादरी की पंचायत है, या जो जैसे हरियाणा में खाप पंचायतें, वो एक गांव की भी हो सकती है, मल्टी विलेज भी हो सकती है, मल्टी कास्ट भी हो सकती है। उसके बुनियादी आधारभूत सिद्धांत ये है, कोई मेजोरिटी वोट नहीं। पंचायत इज नॉट अ परमानेंट टाइटल, कि सरपंच इज नॉट अ परमानेंट टाइटल। कोई भी मसला जब उठता है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट आया है उसको रिजॉल्व करने के लिए उस मुद्दे पर जो भी निष्पक्ष और समझबूझ के साथ समझौता करवा सकता है, ऐसे 5 लोगों को बिठाया जाता है। हाँ, दोनों तरफ से, दोनों तरफ की मंजूरी होनी चाहिए कि हाँ, हम भी इन पे विश्वास करते हैं, और इनकी सहमति से जो भी समझौता होगा उसको हम स्वीकार करेंगे सर आंखों पर। और इसीलिए कहते हैं ना, पंचायत का कहना ईश्वर की आवाज मानी जा रही है। उनके बोल, हाँ, ईश्वर के बोल। वो तभी संभव था जब कंसेंशुअली रिस्पेक्टेड एल्डर्स, जिन सभी लोग जिनका सम्मान करते हैं, वो बैठ के समझौते की दृष्टि से, कंसेंसस द्वारा समझौता, दोनों की आपस में मनमुटाव की खाई को दूर करना, ना कि बढ़ाना, इस लिहाज से बैठते थे। और किसी ने ज्यादती की है तो उसको सजा भी देना, उसको दंडित भी करना। ये नहीं कि गले मिल लो चाहे तुमने मेरी बेटी का बलात्कार किया, वो नहीं। बलात्कार की सजा होगी, पर तथ्यों के आधार पर। और ये नहीं कि 20 साल केस खिंच रहा है। तो ट्रेडिशनल पंचायत, इंक्लूडिंग खाप पंचायत, उनको तो तबाह कर दिया अटैक कर करके पार्टी पॉलिटिक्स ने, और ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने। कंसेंसस पे चलते थे। सरकारी पंचायत, मेजोरिटी वोट, तबाही। मेजोरिटी मैनिपुलेट कर लो, शराब से कर लो, सिग्नेचर फॉर्ज से कर लो, कुछ भी कर लो, जो करते ही हैं। और डिवाइड हर समाज को, हर जाति को, हर बिरादरी को, हर गांव को, हर मोहल्ले को कर दिया। और ये जो जैसे मैंने कहा, ऑपोजिशन, जिसका काम ही अपोज करना, में कितना मूर्ख है ये बात। और ये देखिए, हर कॉलेज में आपने देखा होगा डिबेटिंग सोसाइटी होती है, वहां भी क्या होता है, फॉर वर्सेस अगेंस्ट। अच्छा, मैं केवल मात्र 17-18 साल की थी जब मिरांडा हाउस में पहले मैं सेक्रेटरी डिबेटिंग सोसाइटी बनी, सेक्रेटरी बनी डिबेटिंग सोसाइटी की। फिर अगले साल 3rd ईयर में
जब मैं मात्र 18 साल की थी, मैं प्रेसिडेंट थी। अब सेक्रेटरी बन के मैंने कुछ एक डिबेट जीती भी, तो मुझे इतना उल-जलूल लगता था ये कि फॉर और अगेंस्ट। तो मैं कहती थी मैं अगेंस्ट कैसे झल्ली बात में कैसे कह दूँ? मेक्स नो सेंस। और फॉर में भी पूरी तरह मैं फॉर कैसे हो जाऊँ? तो उस छोटी उम्र में 17-18 साल की उम्र में अगर मुझे समझ आ सकता था कि हर इश्यू के ऊपर निष्कर्ष पहुँचने के लिए आपको उसके कई पहलुओं को देखना होगा। शेड्स ऑफ ग्रे, द एंटायर रेनबो कलर्स इन्वॉल्व्ड इन इट, उसकी नुआंसेस, तब तक आप सही निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं सकते। नहीं तो कुछ भी बक-बक कर दो। यू जस्ट हैव टू बी अ स्मार्ट एलेक और बक-बक कर दो, प्राइज़ मिल गया। तो मैंने जैसे ही मैं प्रेज़िडेंट बनी, मैंने बिना किसी से पूछे डिबेटिंग सोसाइटी डिसॉल्व की, डिस्कशन फोरम नाम रख दिया कि अब डिस्कशन होगी इश्यूज़ पे। आपको फॉर वर्सेस अगेंस्ट नहीं करनी, किसी भी मुद्दे पे आपके उसके अलग-अलग पहलुओं को ला सकते हैं। लेकिन हमारी जो सारी पार्लियामेंट तो इसी स्टीफन सेंट स्टीवंस और कैम्ब्रिज की डिबेटिंग सोसाइटी के आधार पे ही है, फॉर वर्सेस अगेंस्ट। अपोज करना है तो अपोज ही करना है, चाहे मूर्ख लगो, चाहे बेवकूफ लगो, चाहे बेहूदे लगो, और जो रूलिंग पार्टी है उसको अपने को डिफेंड करना ही करना है। चाहे मूर्ख बात है और ऑपोजिशन, तथाकथित ऑपोजिशन जो भी है सही बात कह रही है, तब भी आप नहीं मानना। तो कंसेंसस तो बन ही नहीं सकता, और कंसेंसस नहीं है तो डेमोक्रेसी कह ही नहीं सकते। कंसेंसस बेस्ड जब समाज होता है तभी डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र कह सकते हैं। और फाइनली डेमोक्रेसी में जो चुन के आते हैं नेता, बहुत इनसिक्योर होते हैं। 5 साल के लिए आए हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, और इतनी इनसिक्योरिटी है कि गुंडे मवालियों को अपने साथ जोड़ के रखना ही पड़ता है, क्योंकि वोट बैंक वो ही मोबिलाइज कर सकते हैं। और इनसिक्योर जो टेन्योर है, इसकी वजह से 5 साल में पहले रिकवर करो। मैंने 50 करोड़ खर्च किए थे, तो कम से कम 100 करोड़ बनाने हैं। तो शुरू हो जाती है तुरंत ही लूट की व्यवस्था, है ना? इतनी महंगी है डेमोक्रेसी की चुनाव पद्धति, और इतनी वाहियात है। और अगले चुनाव की चिंता, क्योंकि जो पर्क्स मिलते हैं, अब जिसको लुटियंस दिल्ली में बंगले में रहने की आदत पड़ गई, वो तो नखिद्ध हो गया जिंदगी के लिए। वो नॉर्मल जीवन जीने के लायक ही नहीं रहता, क्योंकि आप एक अलग ही क्लास बन के रह जाते हैं। फिर रूलिंग क्लास जो इंपीरियल क्लास होती है, चाहे तहजीब आपके पास सड़क छाप भी ना हो, पर वहां रह के जो नशा है, ये अपने आप में बहुत विषैला है। और इससे ज्यादा बड़ा विभाजन इससे पहले कभी समाज में शायद हुआ नहीं है। और ऐसे लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकते हैं? एक और बात कि कैसे डेमोक्रेसी जो है नपुंसक करती है समाज को। जैसा मैंने कहा कि शिक्षा उनके हाथ, हेल्थ हमारी उनके हाथ, हमारे बच्चों को क्या सिखाना है नहीं सिखाना उनके हाथ, कौन सा पेशा करूं ना करूं, कहाँ सेविंग करूं, कितना पैसा करूं, सब चीज पे सरकार का नियंत्रण। सबसे ज्यादा जो लॉ एंड ऑर्डर की मोनोपोली, यू नो, यू कांट टेक लॉ इनटू योर ओन हैंड्स। साउंड सो गुड। कैसे कैसे हो सकता है? कोई भी कानून अपने हाथ में ले ले। तुमने मुझे मारा थप्पड़ तो मैंने 4 ठोक दिए, या तुमने मुझे चाकू मारा तो मैं कुल्हाड़ी लेके आ जाऊं। साउंड्स इन प्रिंसिपल गुड, बट आप ये देखिए, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में अदालतें कितनी भ्रष्ट, पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड, पुलिस कितनी पार्टिजन रोल करती है। और एक नागरिक के पास केवल आप एक ही रास्ता छोड़ते हो, जाके थाने में जाके गुहार लगा ले, अर्जी दे आए। अब मैंने 2 चीजों पे लगाई हुई है, पुलिस ने परवाह नहीं की। अब मैं जब तक कोई सिफारिश नहीं लाती है, पुलिस हमारी, दे अंडरस्टैंड ओनली 2 कोड्स, आइदर अ किक फ्रॉम अबव और अ ब्राइब फ्रॉम बिलो। यानी मैं या तो किसी कमिश्नर से सिफारिश लगवाऊं, या मैं जाके चढ़ावा चढ़ा लूं, तब शायद मेरी शिकायत दर्ज हो जाए, नहीं तो कोई होने की संभावना ही नहीं है। और यही तंत्र पे उम्मीद की जाती है। जो मेरे केस को, मान लो मेरी बेटी को उठा के कोई ले गया, तो पहले क्या होता था, पूरा
समाज इकट्ठा हो जाता था, ये कैसे हमारी समाज की बेटी उठा ले गया, हम कैसे होने देंगे, कैसे भी खोज लाते थे। पुरुषार्थ समाज दिखाता था कि अब हमारे घर की बहू बेटी को नहीं इस तरह अपमानित कर सकते या उठा के ले जा सकते या कोठे पे नचवा सकते या सेक्स स्लेव बना सकते, और रिकवर होते थे और करारा जवाब देने की क्षमता थी, करता था ये समाज, और करना चाहिए भी। अभी क्या है, जाके सिर्फ शिकायत लिखवा दो, डोंट टेक लॉ इनटू योर ओन हैंड्स। और ये जो लॉ है, मेरी बेटी उठा के ले गए, वो जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ाऊंगी, एफआईआर नहीं दर्ज होगी, उनके पास टाइम भी नहीं है, दे आर ओवरवर्क्ड, अंडर ट्रेन्ड, ना पढ़े हैं ना लिखे हैं ना, मतलब आज के दिन एक जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ कहते हैं, उसको एक एफआईआर लिखना नहीं आता, 4 सेंटेंस नहीं वो लिख सकता। और ऊपर वाले जो बैठे हैं, जो एसपी डीआईजी, कभी एक लाइन अपने हाथ से नहीं लिखते, कभी साइन भी नहीं किसी कागज पे खुद करते। सबसे नीचे स्तर के लोगों पे ये काम छोड़ रखा है। जो कटिंग एज पुलिसिंग होनी चाहिए, ऊपर वाले छूते भी नहीं उस काम। और वहां पे सिर्फ पैसा बोलता है या गुंडागर्दी बोलती है। और हाल ये है कि मान लीजिए आज अ, शाहीन बाग से ही एक मॉब आके मेरे घर को जला जाए, पुलिस नहीं आने वाली मेरी बचाव में, नहीं आने वाली, क्योंकि वहां से चढ़ावा जाता। और अगर मैं कहूँ कि हम हमारे समाज को अपने बचाव की तैयारी करनी चाहिए, हमारे लिए कोई नहीं आने वाला, तो कहेंगे ये तो कम्युनल हेट्रेड फैला रही है, आप लॉलेसनेस की बात करते हैं, और मेरे पे 10 केस दर्ज हो जाएंगे। लेकिन वो कम्युनिटी या वो मजहबी जो कहते हैं आपके कानून हमारी पैर की जूती के तले, आपका संविधान भाड़ में जाए, हमारा मजहब, हमारी मजहबी पुस्तक हमें यही अधिकार देती है, हमें अधिकार देती है हम किसी की भी काफिर की बेटी उठा लाएं, उसको हम चाहे कोठे पे नचाएं, चाहे सेक्स स्लेव बनाएं, चाहे उसके टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस में फेंकाएं कहीं, ये हमारा मजहब अधिकार देता है। और आपका कानून छू के दिखाए हमें, हम खरीद के रखे हैं आधे से ज्यादा आपके जजों को, आपके पुलिस थानों को, ये हमारे इशारों पर नाचते हैं, और नहीं भी नाच रहे थे तो नचवाना जानते हैं। और आप देखिए, डर और दहशत से जब भी कोई केस आता है जहां ये मजहबी अ, इदारा उसमें शामिल होता है, जजेस कांपने लगते हैं, दहशत में होते हैं कि अरे मेरी बेटी ना उठवा ले, और अगर उनके फेवर में कर दिया तो माला माल कर देंगे। अगर इनके किसी मर्डरर को, इनके किसी रेपिस्ट को मैंने छोड़ दिया तो माला माल हो जा सकता हूं मैं, और अगर मैंने इनके खिलाफ कर दिया फ- फैसला, तो मेरे पे कुछ भी गाज गिर सकती है। तो ऐसे में केवल हिंदू समाज नपुंसक होके बैठ गया ना, वो तो नहीं सुन रहे, उनके तो घर हथियार लैस हैं, उनके तो छोटे छोटे बच्चे को सरतन से जुदा करना आता है बचपन से। तो नपुंसकता केवल हिंदू समाज को नहीं, वेस्ट में भी देखिए, क्रिश्चियन समाज भी इतना डिसोरिएंटेड हुआ है, क्योंकि उसने भी ये पाल लिया ये सारी गलत फहमियां कि लॉ एंड ऑर्डर ओनली स्टेट विल प्रोटेक्ट। और देखिए इंग्लैंड में लाखों बच्चियों के साथ कितनी बदसलूकी हुई, सेक्स स्लेव्स बना के 12-12 साल की बच्चियों के साथ 35-35 मर्दों ने दुष्कर्म किए, और वो समाज नहीं बचा पा रहा अपनी बेटियों को, परिवार भी टूट चुका है। मतदानगी तो खत्म ही हो चुकी है, जो बची थी थोड़ी बहुत, ये स्टेट आइडियोलॉजी को के मद्देनजर वो उनकी फेमिनिस्ट ने वो खत्म कर दी है, सारे फ्लैग्स डाउन मर्दों के कर रखे हैं। और जो पौरुष की भावना होती थी कि मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ या मेरी पत्नी के साथ कैसे कर सकते हो, वो अब बची नहीं, जाके पुलिस थाने में रपट करा, ये उन्हीं से हमने सीखा है। वो भी बदहाल हो रहे हैं, और हम तो है ही, आप देख रहे हैं। पर मुझे इस ये लगता है कि अगर हमने
हिंदू समाज को एक नया अ, एक पुनरुत्थान करना है हिंदू समाज का, सबसे पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम कोई भी अपना समाज का झगड़ा थाने में नहीं लेके जाएंगे, अदालत में नहीं लेके जाएंगे। उनके खिलाफ ले जाएं भले ही हम, अगर अगर सताना है उन्हें, न्याय लेने के लिए नहीं, न्याय नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी को सताना है तो भले ही चले जाओ अदालत में, पर न्याय के लिए मत जाओ। और कम से कम अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने पड़ोस का कोई झगड़ा हम नहीं लेके जाएंगे। जिस दिन हिंदू समाज ने डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा ढकोसला क्रैक कर दिया और इससे मुक्ति पा ली और ये तय कर लिया कि हम अ, पुलिस, सरकारी पुलिस, अदालतें और इनके दरवाजे नहीं खटखटाने, समाज ये तय करेगा। और रिश्ते तभी हमारे बने रहेंगे, परिवार के रिश्ते भी, चाहे प्रॉपर्टी का भाइयों का झगड़ा है, चाहे पति पत्नी का झगड़ा है। आप देखिए, सरकार तय करती है बेडरूम में क्या रिश्ता हो ना हो, कब वो रेप कहलाएगा, कब वो म्यूचुअल कंसेंट का सेक्स कहलाएगा। उनके पास कोई साधन नहीं है ये तय करने का। फिर भी महिलाओं को ही अपने परिवार के पुरुषों के खिलाफ खड़ा कर दिया, ये डेमोक्रेसी के नाम पर, ये इक्वालिटी के नाम पर। हमारे गृह युद्ध, घर का युद्ध, कास्ट वॉर, रीजनल वॉर, लिंग्विस्टिक वॉर, कोई भी अ, ऐसी कैटेगरी नहीं छोड़ी जिसको इन्होंने म्यूचुअली हॉस्टाइल बना के गृह युद्ध की हर स्तर पर परिस्थिति नहीं खड़ी करती। उसका एक ही तरीका है, समाज खड़ा हो जाए। हम नहीं जाएंगे, और मुसलमान नहीं जाते हैं, बहुत कम केसेस में वो कोर्ट में जाते हैं। आप देखेंगे अधिकतर वो अंदरूनी तरीकों से ही मौलवी के पास बैठकर, मुल्ला के पास बैठकर, समाज बैठकर तय कर लेता है फैसले। और तभी इतना टूटा नहीं है उनका समाज। वो इतने आतंकी होते हुए भी, इतना नाजायज हरकतें करते हुए भी समाज को एक साथ जोड़े रखे हैं। और हम इतनी महानता होने के बावजूद भी अपने परिवार को नहीं संभाल के रख पा रहे, क्योंकि हमने अपने दिमाग का सरकारीकरण होने दिया। और उस सरकारीकरण में डेमोक्रेसी के ढकोसले में सबसे ज्यादा हिंदू ही फंसा है, और इससे निकलना बहुत जरूरी है। और बहुत जरूरी है कि हम अपने इतिहास को देखते हुए, अपनी नेटिव इंस्टीट्यूशंस जो थी हमारी सेल्फ गवर्नेंस की, को देखते हुए नई पद्धति, गवर्नेंस की पद्धति की ओर खोजबीन तो करना शुरू कर। हमारी भारतीय समाज की मानसिकता में या मनीषा में आज डेमोक्रेसी को एक सेक्रेड काऊ की तरह देखा जाता है। डेमोक्रेसी के ऊपर कोई प्रश्न करना तो दूर की बात है, उसके विषय में कुछ अगर आप उसकी नेगेटिव बातों को भी उल्लेख करते हैं तो आपको बहुत रेडिकल माना जाता है। परंतु जैसा कि आपकी चर्चा से भी विदित होता है, हिंदुओं की यदि आज वर्तमान स्थिति का कोई सबसे बड़ा कारण है तो स्वयं डेमोक्रेसी दिखती है। तो आशा करते हैं आपकी इस बहुत विचारपूर्ण चर्चा के बाद हिंदू समाज और हमारे दर्शक डेमोक्रेसी के ऊपर भारतीय समाज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो चल रहा है उसके ऊपर एक दूसरी दृष्टि से विचार करना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है कि उनकी जड़ सदैव कोई सामने वाला या दूसरा हो। हम जिस व्यवस्था के भीतर अपने आप को पिछले 70 सालों से बनाए हुए हैं और जिस व्यवस्था ने हमारी सारी संस्कृति को ध्वस्त कर दिया है, वो व्यवस्था भी कहीं न कहीं हमारी वर्तमान दशा के लिए बहुत ज़िम्मेदार है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि डेमोक्रेसी के ऊपर आज मधु जी के साथ हमारी ये पहली चर्चा थी और हमारी चाह ये है कि इस चर्चा को हिंदू समाज आगे लेकर चले। आवश्यकता पड़ी तो हम इस पर अन्य विचारकों के साथ अधिक अपने विचारों का सहयोग देने के लिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और मधु जी के साथ भी यदि उनके विचारों में कुछ एडिशन होता है इस डेमोक्रेसी या भारतीय सिस्टम को लेकर, तो उस पर भी हम पुनः उनके विचार लेने अवश्य उनके पास आएंगे। एक छोटी सी बात, सेक्रेड काव मत कहिए, क्योंकि हमारी काव को तो सेक्रेड रखा ही नहीं।
और ये हमारे लिए उपहास करने के लिए कहते हैं, अरे इनकी सेक्रेड काऊ है। एक्चुअली हमारी सेक्रेड काऊ को जिस बदहाली में छोड़ रखा है इस डेमोक्रेसी ने, क्योंकि फ्रीडम टू ईट, फ्रीडम ऑफ चॉइस, तो जिसको बीफ पसंद है वो अवश्य खाए। ये भी डेमोक्रेसी की गिफ्ट है। तो हिंदुओं के लिए तो कुछ सेक्रेट बचा ही नहीं, ये भी डेमोक्रेसी की गिफ्ट है। हम तो पूरी तरह से गुलाम होके रह गए एट द whims ऑफ मजहबीज और मैकॉले पुत्रस। मुझे लगता है ये भी बिल्कुल, तो इसी के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आगे पुनः यह इस चर्चा का पहला खंड था। आगे पुनः इस चर्चा को हम फिर से प्रारंभ करेंगे, फिर से आगे बढ़ाएँगे, प्रारंभ तो हो चुकी है और आवश्यकता पड़ने पर अन्य हिंदू विचारकों के साथ हमको इस मुद्दे पर बैठना चाहिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। आपका डेमोक्रेसी। बहुत-बहुत आभार। आपका भी पुष्कर, बहुत पेशेंटली आपने मेरी बात सुनी है। आई एम रियली